नमस्कार बच्चों, मैं दीपक मंगल आपका फिर से स्वागत करता हूं आकाश यूट्यूब के हिंदी यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आते हैं जेई मेल वीकली सीरीज़, जिसमें आज हमारा टॉपिक है कॉनिक सेक्शन। चलिए तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, वो है द पैराबोलाज y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी वाई इक्वल्स टू जीरो एंड डी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस एफ टू एफ वाई इक्वल्स टू जीरो इंटरसेक्ट ऑन द लाइन y इक्वल्स टू वन। इफ ए बी सी डी ई एफ आर पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड ए बी सी आर इन जी पी, तो बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों जो पैराबोलाज हैं क्वेश्चन के हिसाब से ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं विद द लाइन y इक्वल्स टू वन, तो y इक्वल्स टू वन पुट कर देते हैं, तो इसके अंदर ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो, और वो इक्वेशन दूसरी बन जाएगी आपके पास डी एक्स स्क्वायर प्लस टू ई एक्स प्लस एफ इक्वल्स टू जीरो, वाई इक्वल्स टू वन पुट करते हैं। अब ये बोल रहे हैं कि ए बी सी जी पी में, तो अगर हम ए बी सी जी पी में तो बी को प्लेस कर सकते हैं ए आर, सी को प्लेस कर सकते हैं ए आर स्क्वायर, तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी की जगह ए आर इंटू एक्स और प्लस सी की जगह पर ए आर स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। तो अब यहाँ से हम देखो ए से डिवाइड कर देंगे तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस टू आर एक्स प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। अब आप देखो इसको ऑब्जर्व करो, जब भी ये सवाल आता है ए बी सी जी पी में कुछ इस तरीके से डील किया जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। अब देखो ये इक्वेशन ऑब्जर्व करें तो ये एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर हो गया और इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ से रूट्स आ गए अपने पास एक्स इक्वल्स टू माइनस आर, तो इसका मतलब एक्स इक्वल्स टू वैल्यू आ गई अपने पास माइनस आर। अब एक्स इक्वल्स टू माइनस आर है तो एक्स इक्वल्स टू माइनस आर इसमें रिप्लेस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा डी आर स्क्वायर माइनस का टू ई आर प्लस एफ इक्वल्स टू जीरो। तो अब इस केस में हमें बताना है कि ये डी ई एफ आर एन ए पी और ये सब ऑप्शन है चेक करना है हमें, तो हम एक काम करते हैं कि रेशो आर स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। तो देखो हमें पता है कि हमने सी को क्या माना था ए आर स्क्वायर, तो यहाँ से आर स्क्वायर की जगह पर क्या रिप्लेस कर सकते हैं सी बाई ए, है ना। और आर किसको माना था हम लोगों ने, बी को क्या माना था ए आर, तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या रिप्लेस कर सकते हैं बी बाई। तो ये वैल्यूज़ अगर मैं इसमें रिप्लेस करता हूँ तो ये इक्वेशन बन जाएगी डी आर स्क्वायर की जगह पर सी बाई ए माइनस टू ई, और आर की जगह पर अपन रिप्लेस कर देते हैं बी बाई ए और प्लस एफ और इक्वल्स टू जीरो। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके की फॉर्मेट में जाने की कोशिश कर रहा है डी बाई ए ई बाई बी एफ बाई सी। अब डी बाई ए ई बाई बी, तो देखो हमारे पास ये डी बाई ए तो हो गया यहाँ पर, ठीक है डी बाई ए, तो सी से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ, तो सी से डिवाइड कर देंगे तो डी बाई ए माइनस टू ई बी बाई ए सी और प्लस एफ बाई सी और इक्वल्स टू जीरो। तो देखो ये डी बाई ए एफ बाई सी ये वाली फॉर्मेट आ गई अपने पास डी बाई ए एफ बाई सी। अब यहाँ ई बाई बी और चाहिए हमें, पर हमारे पास तो आ रहा है ये ई बी अपॉन ए सी, और हम ये जानते हैं कि अगर ए बी सी जी पी में, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा ए सी के, तो ए सी की जगह पर क्या प्लेस कर सकते हैं बी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हो जाएगी आपके पास डी बाई ए माइनस टू ई बी अपॉन बी स्क्वायर और प्लस एफ बाई सी इज इक्वल्स टू जीरो। अब ये बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो इससे हमारे पास आ जाएगा कि डी बाई ए प्लस एफ बाई सी इज इक्वल्स टू टू ई बाई बी, और इससे पता चल जाएगा कि ये तीनों किस में ए पी में, तो हमारा आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि लेट पी 4,4√3 बी अ पॉइंट ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax एंड पी क्यू बी अ फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला। Let f m and n are the photoperpendicular drawn from p and q respectively on the directrix of the parabola. Then the area of the quadrilateral, चलो तो इसको ड्रॉ करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और फर्स्ट इससे भी पहले ये बोला जा रहा है कि ये पॉइंट ऑन द पैराबोला, तो इससे ए की वैल्यू तो आ जाएगी, तो पहले हम ए की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा तो 4√3 का स्क्वायर करेंगे तो 48 इज इक्वल्स टू 4ax, तो 4a और x की वैल्यू अपने पास है 4, तो 4 4 16, 16 3 48, तो a की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 3 आ गई। तो पैराबोला की इक्वेशन आ गई अपने पास y स्क्वायर इक्वल्स टू 12x। अब इस पैराबोला को हम ड्रॉ कर लें तो ये हमारे पास राइट पैराबोला बन जाएगा। अब इस राइट पैराबोला में हमारे पास पी क्यू कोई फोकल कॉर्ड है, यानी फोकस से पास होने वाली, तो यहाँ पर फोकस से पास होने वाली कोई कॉर्ड होगी इस तरीके की, और ये फोकस हमें पता है a,0 होता है, तो ये हो जाएगा 3,0, a की वैल्यू क्या आ रही है अपने पास 3। अब ये पी क्यू फोकल कॉर्ड है और पी के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 4,4√3, तो P be a point on the parabola, PQ be a focal chord of parabola, M and N are perpendicular from P and Q on the directrix। अच्छा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हम जानते हैं x इक्वल्स टू माइनस ए होता है और a की वैल्यू 3 है, तो इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल्स टू -3। अब इस P और Q से हम क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये अपने पास M आ गया और ये अपने पास क्या आ गया N आ गया। अब ये PQMN हमारे पास क्या बन गया, एक क्वाड्रिलेटरल बन गया।
तो इस क्वाड्रिलेटरल का हमें एरिया फाइंड करना है, इस पी क्यू एम एन का एरिया फाइंड करना है। अब एरिया फाइंड करना है तो हमें पता है ये पी क्यू एम एन हमारे पास ट्रपेजियम भी है, और ट्रपेजियम का एरिया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड और हाइट है ना। तो हम एक बार क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं, और हमें पता है कि पी और क्यू फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट हैं। तो अगर मैं पी को T1 मानता हूँ और क्यू को T2 मानता हूँ, तो मुझे पता है कि फोकल कॉर्ड की कंडीशन क्या होती है कि T1 T2 इज इक्वल टू -1। इस रिलेशन को हम याद रखते हैं, इंपॉर्टेंट रिलेशन है जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो T1 T2 की वैल्यू -1 होगी। अच्छा, यहाँ पर T1 है, तो ये जो कोऑर्डिनेट होता है हमें पता है ये 2a T1 होता है। तो 2a T1 की वैल्यू हमारे पास है 4√3, और a की वैल्यू 6 है। तो यहाँ से T1 कितना आ जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा 4√3 डिवाइडेड बाय 2a से डिवाइड करेंगे, की वैल्यू 3 है तो 3 2 6 से डिवाइड करेंगे, तो ये 2 2 4 2 3 6 √3। तो इसका मतलब ये वैल्यू आ जाएगी T1 की 2/√3। तो T2 क्या आ जाएगा अपने पास से, T1 T2 -1 है तो ये हो जाएगा -√3/2। और T2 अगर -√3/2 हो जाएगा तो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, a T2 स्क्वायर कॉमा 2a T2। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बोलो, a की वैल्यू 3, T2 स्क्वायर करेंगे तो यानी कि ये आ जाएगा आपके पास 3/4, और 2a T2, तो 2a की वैल्यू 3 और T2 की वैल्यू अपने पास है -√3/2। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे 9/4 कॉमा, और ये आ जाएगा आपके पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो -3√3। अच्छा, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो इस m के कोऑर्डिनेट में x कोऑर्डिनेट -3 होगा और y कोऑर्डिनेट हाइट के बराबर होगा यानी कि 4√3, और ऐसे n के कोऑर्डिनेट्स में x कोऑर्डिनेट -3 होगा और y कोऑर्डिनेट इसमें y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, मतलब -3√3। तो चलो अब हम एरिया फाइंड करने चलते हैं। तो एरिया ऑफ पी क्यू एम एन ये अपने पास हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। अब सम ऑफ पैरेलल साइड तो देखो एन क्यू, एक बार लिख लेते हैं इसको, एन क्यू और प्लस एम पी और इंटू हाइट, और हाइट अपने पास हो जाएगी इन दोनों के बीच की लेंथ। अब इन दोनों के बीच की लेंथ देखें तो ये हमारे पास 4√3 है, ये -3√3 है, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी 7√3। अच्छा, अब एन क्यू और इसको कैलकुलेट करें तो हाफ इंटू, अच्छा एन क्यू को कैलकुलेट करें तो यानी कि ये वाली लेंथ, अब ये वाली लेंथ देखें तो ये 9/4 -3 कितना हो जाएगा, इसकी लेंथ निकालेंगे तो ये 9/4 + 3 हो जाएगा, 9/4 + 3 और प्लस, और ये एम पी अगर हम लेंथ निकालेंगे तो ये 4 + 3 यानी कि 7 हो जाएगा, और इंटू 7√3। तो इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो ये हाफ हो जाएगा, ये आपके पास 4 × 12 और 9 21 21/4 + 7 और मल्टीप्लाई विद 7√3। तो ये अपने पास हो जाएगा 7 चौका 28, 21 और 28 करेंगे तो 49/4, तो हाफ इंटू 49/4 इंटू 7√3। तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा 343√3/8। तो ये अपने पास फाइनल एरिया हो जाएगा 343√3/8 यानी कि थर्ड ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन है y = m1x + c1 एंड y = m2x + c2 और m1 not equals to m2 है ना। तो ये हमारे पास दो लाइनों के इक्वेशंस के बने हैं, दे आर कॉमन टेंजेंट ऑफ सर्कल एंड पैराबोला। अच्छा, ये सर्कल और पैराबोला का क्लब क्वेश्चन है, कंबाइंड क्वेश्चन है। तो हम एक काम करते हैं कि एक सर्कल है, इसका सेंटर ओरिजिन हम जानते हैं, रेडियस √2 है, और ये स्टैंडर्ड पैराबोला है, और इसमें कॉमन टेंजेंट्स की बात हो रही है। तो एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। अपने पास सर्कल हो गया जिसका सेंटर ओरिजिन पर है, और पैराबोला हो गया y² = x, और इनमें कॉमन टेंजेंट्स है, तो मतलब ये कोई कॉमन टेंजेंट आ रही होगी अपने पास, और एक ये कॉमन टेंजेंट आ रही होगी। और इन कॉमन टेंजेंट्स में पहली वाली टेंजेंट का इक्वेशन है y = m1x + c1, और दूसरी कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन है y = m2x + c2। ये दोनों कॉमन टेंजेंट्स हैं, m1 not equals to m2, देन द वैल्यू ऑफ m1 m2 हमें फाइंड करना है 8 टाइम्स ऑफ m1 m2। अच्छा, हमें पता है कि पैराबोला के लिए स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन होता है y² = 4ax के लिए स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, ये याद रखना चाहिए। तो y = mx + a/m। तो यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें तो 4a की वैल्यू कितनी है, देखो 1, तो यानी कि a की वैल्यू 1/4 होगी। अब ये वैल्यू रिप्लेस कर दे तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या आ जाएगा, y = mx + a की वैल्यू 1/4 रिप्लेस करेंगे तो 1/4 है। अब ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट है किसके लिए, सर्कल के लिए, और सर्कल के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है कि सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी वो रेडियस के बराबर होगी। तो अच्छा, इस सर्कल का सेंटर क्या है, ओरिजिन, और रेडियस कितनी है अपने पास √2। तो चलो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं इस लाइन पर। तो लाइन की इक्वेशन आ गई थी y = mx + 1/4m। जो लाइन की इक्वेशन आ गई थी टेंजेंट की y = mx + 1/4m। ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या हो जाएगी, ओरिजिन रिप्लेस करते हैं, पावर ऑफ पॉइंट तो 1/4m मॉड्यूलस और डिवाइडेड बाय √1 + m²। क्वेश्चन के हिसाब से ये वैल्यू √2 के बराबर होगी, रेडियस के बराबर होगी।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे तो ट्वाइस ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, और इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/16 एम स्क्वायर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 16 टू द 32 एम की पावर 4 प्लस 32 एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लें तो एम स्क्वायर की वैल्यूज आ जाएंगे हमारे पास, एम स्क्वायर इक्वल टू -32, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, तो 32 का स्क्वायर, तो 32 2 की पावर 5 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 की पावर 10 बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यानी प्लस, और 4ac करेंगे तो 4 इंटू 32 करेंगे तो 2 स्क्वायर इंटू 2 की पावर 5 मीन्स 2 की पावर 7 और डिवाइडेड बाई 2 है यानी कि 64। तो ये एम स्क्वायर की वैल्यू आ गई अपने पास -32 प्लस माइनस, अब देखो यहाँ से कॉमन लेंगे तो 2 की पावर 6 यानी कि 8 बार आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, और यहाँ से 2 की पावर 6 कॉमन लिया था तो ये 2 की पावर 4 यानी कि 16 बचा होगा, और 2 की पावर 6 कॉमन लिया था तो 2 बचा होगा, और डिवाइडेड बाय 64। 8 कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं, तो एम स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी अपने पास -4 प्लस माइनस, और ये हो जाएगा √18, और 18 का मतलब हो गया अपने पास 93√2 और डिवाइडेड बाय, और ये आपके पास 8 बचेगा। तो ये एम स्क्वायर की वैल्यू, इसको कुछ कांस्टेंट मान लेता हूँ मैं के, तो एम स्क्वायर की वैल्यू होगी के, तो यानी कि एम स्क्वायर माइनस के इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसके रूट्स आ रहे होंगे m1 m2, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है हमें पता है m1 m2 किसके बराबर होगा, c बाई ए, मतलब माइनस के बराबर होगा। तो यहाँ से जो के की वैल्यू वो इसमें रिप्लेस कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ से ये नेगेटिव वैल्यूज इनवैलिड बोल देते हैं क्योंकि एम स्क्वायर नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो ये माइनस के करेंगे तो m1 m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका नेगेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा 4 - 3√2 बाय 8, इसका नेगेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा 4 - 3√2 बाई 8, और इस 8 को इधर ले लेते हैं, तो 8 m1 m2 हमसे पूछा जा रहा है, तो 8 m1 m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 - 3√2। अच्छा, 8 m1 m2 का भी मॉड्यूलस पूछा जा रहा है, तो 8 मॉड्यूलस m1 m2 किसके बराबर आ जाएगा, तो ये हमें पता है नेगेटिव होगा, √2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन 4 से ज़्यादा आने वाला है, तो इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -4 प्लस 3√2। तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास -4 प्लस 3√2, थर्ड ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो फोर्थ क्वेश्चन अपने पास है कि द लाइन y इज 4 प्लस kx, y इज mx प्लस c इज द टेंजेंट टू द पैराबोला, उस पैराबोला पर टेंजेंट है y इज x माइनस एक्स स्क्वायर एट द पॉइंट p एंड v इज द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, देन द स्लोप ऑफ द लाइन pv, है ना, p और b को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप निकालना। अच्छा, इस पैराबोला को अगर हम फर्स्टली ड्रॉ करें तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से बनने वाला है, क्योंकि इसके रूट्स आ रहे हैं 0 और 1, तो ये इस तरीके का डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। अच्छा, इसका वर्टेक्स v जो है वो हमें पता है कि ये 0 और 1 है, तो इसका मिड पॉइंट यानी कि हाफ, और x की वैल्यू हाफ रखने पर ये हाफ माइनस 1/4 यानी कि y कोऑर्डिनेट 1/4 आ जाएगा, तो v के कोऑर्डिनेट्स आ गए हाफ कॉमा 1/4, तो ये पॉइंट v तो आ गया हमारे पास। अब पॉइंट p की बात करनी चाह रहे। अच्छा, y इज 4 प्लस kx एक टेंजेंट की इक्वेशन है। अच्छा, 4 प्लस kx में y इंटरसेप्ट 4 होगा, तो y इंटरसेप्ट 4 होगा तो यहाँ से शुरू हो रही होगी, और एक टेंजेंट आ रही है इस तरीके से, एक टेंजेंट आ रही है अपने पास इस तरीके से, ये पैराबोला को यहाँ कहीं टच कर रही होगी, है ना, तो ये वाला पॉइंट जो हो जाएगा वो पॉइंट P हो जाएगा। तो लाइन y इज 4 प्लस kx इज द टेंजेंट टू द पैराबोला दिस वन एट द पॉइंट P, है ना, तो ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स अगर हम निकाल लें कैसे भी करके तो फिर PV का स्लोप निकाल लें। अच्छा, इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम ये बोलेंगे कि ये लाइन इस पैराबोला को टच कर रही है, और अगर लाइन पैराबोला को टच कर रही है तो हम एक बार लाइन और पैराबोला को आपस में सॉल्व कर लेते हैं। तो लाइन और पैराबोला को सॉल्व करें तो लाइन की इक्वेशन हमारे पास y इज 4 प्लस kx, और पैराबोला की इक्वेशन है y इज x माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लें तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई y की जगह रिप्लेस कर देते तो 4 प्लस kx इक्वल्स टू x माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर प्लस k माइनस 1x और प्लस 4 इक्वल्स टू 0। और हमें पता है कि इनका इंटरसेक्शन एक पॉइंट पर हो रहा है, तो इसका मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, तो यानी कि k माइनस 1 का होल स्क्वायर b स्क्वायर और माइनस 4ac यानी माइनस 16 इक्वल्स टू 0, तो यानी k माइनस 1 की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 4, तो मतलब k की दो वैल्यूज आ गई हमारे पास 1 + 4 5 और 1 - 4 -3। अच्छा, अब इन दोनों वैल्यूज़ पर हमें x की वैल्यूज निकालनी है, क्योंकि पॉइंट x आ गया तो y कोऑर्डिनेट तो आ ही जाएगा। तो k की वैल्यू 5 अगर मैं इसमें रिप्लेस करूँ इस इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 आ जाएगी, और x की वैल्यू -2 आ जाएगी तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, तो उसका x कोऑर्डिनेट -2 हो जाएगा, और x कोऑर्डिनेट -2 इसमें रिप्लेस करें तो ये -2 और -2 का स्क्वायर 4 यानी कि y कोऑर्डिनेट -6 हो जाएगा, तो ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो अब स्लोप ऑफ PV चाहिए हमें, तो चलो PV का स्लोप निकाल लेते हैं। अब PV का स्लोप निकालें तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो 1/4 - 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 25/6 25/4 सॉरी 25/4 1/4 माइनस 6 करेंगे तो 6 4 जा 24 प्लस 1 25/4, और y2 - x2 - x1 करेंगे तो हाफ माइनस -2, और हाफ माइनस -2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 1 5/2,
तो सॉल्व करके ये रिजल्ट क्या आ जाएगा 5/12। तो स्लोप ऑफ पी भी अपने पास आ जाने वाला है थर्ड ऑप्शन 5/2। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला वेयर फोकस इज a, a एंड टेंजेंट एट इट्स वर्टेक्स इज x + y। तो देखो पैराबोला की बात चल रही है पर इसका फोकस a, a पर है, मतलब ये पैराबोला स्टैंडर्ड पैराबोला ना होकर शिफ्टेड पैराबोला होगा। तो शिफ्टेड पैराबोला होगा तो लेट इट ड्रॉ, और इसका वर्टेक्स एट टेंजेंट क्या दे रखा है, टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या गिवन है, x + y = a। इसका मतलब ये होगा कि इस पैराबोला की जो फॉर्मेट होगी x + y = a, तो मतलब ये लाइन कुछ ऐसी आ रही होगी a की डिफरेंट वैल्यूज के लिए, और ये टेंजेंट एट वर्टेक्स है तो वर्टेक्स यहाँ कहीं होगा, और जो फोकस है वो a, a है, तो इसका मतलब लाइन जो प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो कुछ इस तरीके की होगी, और यहाँ से कुछ इस तरीके का पैराबोला डिजाइन हो रहा होगा, बन रहा होगा, और इसका फोकस है अपने पास a, a। अच्छा, इस फोकस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी, ये वाली जो लेंथ आएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये इस कैपिटल A के बराबर होगी अगर हम पैराबोला की इक्वेशन y² = 4ax फॉर्मेट के हिसाब से सोचें तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम निकालें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस पर, इस लाइन पर x + y = a पर, किस पॉइंट से a, a से, तो ये आ जाएगी पावर ऑफ पॉइंट यानी कि a और डिवाइडेड बाय √2। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, कैपिटल A की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला फोकस इज a, टेंजेंट एट वर्टेक्स इज 16। अच्छा, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा अब इस वक्त, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो हम ये जानते हैं कि इस वाले पैराबोला के लिए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है 4a, तो मतलब यहाँ पर a की वैल्यू ये मॉड्यूलस a/√2 है, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो जाएगा 4 मॉड्यूलस a/√2। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये लेंथ 16 है, तो यानी कि हम ये बोलेंगे कि 4 मॉड्यूलस a/√2, इसकी वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन के हिसाब से 16 है, तो इसका मतलब यहाँ से मॉड्यूलस a की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, तो ये 4 4 = 16, तो मतलब मॉड्यूलस a की वैल्यू आ जाएगी 4√2, और मॉड्यूलस a की वैल्यू 4√2। अच्छा, तो यही पूछा जा रहा है मॉड्यूलस a = तो वैल्यू क्या आ जाएगी 4√2। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि द इक्वेशंस ऑफ टू साइड्स ऑफ वेरिएबल टेंजेंट्स आर x = 0 एंड y = 3 and its third side is a tangent to the parabola y² = 6x, the locus of its circumcenter, है ना, इसके सर्कम सेंटर का लोकस। तो एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि ड्रॉ कर लेंगे तो ये हमारे पास हमें समझ में आ जाएगा कि किस तरीके का ट्राइंगल, ये वेरिएबल ट्राइंगल है, कैसा बन रहा होगा। अच्छा, इस केस में हमारे पास दो साइड दे रखी है x = 0, x = 0 मतलब y एक्सिस, तो मतलब ये एक लाइन होगी अपने पास x = 0, और एक लाइन हमारे पास है y = 3, मतलब यहीं y = 3 मतलब पैरेलल टू x एक्सिस, ये अपने पास y = 3 हो जाएगी लाइन अपने पास। और जो पैराबोला है वो स्टैंडर्ड है y² = 6x, तो इसको ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का पैराबोला अपने पास बन जाएगा। अब इस पर कोई टेंजेंट ले लेते हैं, तो टेंजेंट तो पॉइंट्स पर वेरी कर रही होगी, तो मान लेते हैं कि रैंडम वेरिएबल टेंजेंट ले लेते हैं, वो कुछ इस तरीके की होगी। और इससे जो ट्राइंगल बन रहा है, द इक्वेशन ऑफ टू साइड्स ऑफ अ वेरिएबल ट्राइंगल गिवन एंड इट्स थर्ड साइड इज टेंजेंट टू द पैराबोला देन द लोकस, तो इससे जो ट्राइंगल बन रहा है इस ट्राइंगल को नाम देते हैं, ये ट्राइंगल हो गया अपने पास ABC। अब इसमें पॉइंट B के कोऑर्डिनेट है, तो उसमें पॉइंट B के कोऑर्डिनेट में x 0 है और y 3 होगा, और हम पॉइंट A और C के कोऑर्डिनेट्स पे बात और करना चाह रहे हैं। अच्छा, हमें पता है कि ये टेंजेंट की इक्वेशन है पैराबोला के लिए, तो हमें पता है पैराबोला की टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, y = mx + a/m। ये देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना होता है, पैराबोला की टेंजेंट का इक्वेशन y = mx + a/m। अच्छा, यहाँ पर a की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो ये 4a होगा, तो 4a की वैल्यू 6 है अपने पास, तो a की वैल्यू हो जाएगी 3/2, तो मतलब हमारे पास टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा y = mx + 3/2m। अब ये टेंजेंट का इक्वेशन आ गया, तो एक बार हम पॉइंट A और पॉइंट C के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो पॉइंट A के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो पॉइंट A पर x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, है ना, y एक्सिस पर। अब x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2m m के टर्म्स में। और पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमें पता है कि पॉइंट C को अगर हम फाइंड करेंगे तो y = mx + 3/2m हमारे पास टेंजेंट का इक्वेशन है ना। एक बार वापस से यहाँ से लिखते हैं, y = mx + 3/2m हमारे पास क्या है, टेंजेंट का इक्वेशन है, और हम पॉइंट C के कोऑर्डिनेट निकालना चाह रहे हैं। अच्छा, पॉइंट C पर हमें पता है कि पॉइंट C का x कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, बिकॉज y कोऑर्डिनेट तो 3 है फॉर श्योर। तो पॉइंट C का x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम इसमें y = 3 रिप्लेस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 - 3/2m, 3/2m, है ना, और डिवाइडेड बाय m, ये अपना x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो मतलब इसलिए पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, ये अपने एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 × 6m - 3/2m² और कॉमा 3, ये पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स हो। तो पॉइंट C के कोऑर्डिनेट हमारे पास कुछ इस तरीके के आ गए।
अब हमें पता है कि यार ये ए बी सी जो ट्राइंगल है वो अपना राइट ट्राइंगल है और हमें चाहिए इसके सर्कम सेंटर का लोकस। तो सर्कम सेंटर, तो हम जानते हैं कि राइट ट्राइंगल में सर्कम सेंटर जो होता है वो हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट होता है। तो हम ए और सी के मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। तो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट तो है ही सी हमारे पास और पॉइंट ए का भी कोऑर्डिनेट है, तो पॉइंट ए और सी का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। तो पॉइंट ए है क्या हमारे पास 0, 3/2m, 3/2m। तो चलो इसका मिड पॉइंट क्या आएगा, तो मिड पॉइंट आ जाएगा x1 + x2/2, तो मतलब ये हो जाएगा 6m - 3/4m², x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई थ्रू, तो यानी कि 3 + 3/2m होल डिवाइडेड बाई 2। अब हम इसको h के मान के इसका लोकस निकाल लेते हैं। लोकस निकालने का मतलब है कि, और लोकस की भी प्रॉब्लम ढेर सारी पूछी जाती है मेंस लेवल पर, तो देखना कि कैसे करते हैं। तो लोकस निकालने का मतलब है कि हम एच के में रिलेशन निकालना चाह रहे हैं, इसमें से m को एलिमिनेट करेंगे। एच के में रिलेशन निकालना चाह रहे हैं, m को एलिमिनेट करके। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ से 3 कॉमन ले लें, तो 3/4 मल्टीप्लाई विथ 3/4 मल्टीप्लाई विथ 2m - 1/m², ये अपने पास h के बराबर है। और यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा 3 × 6m + 3/4m, ये वैल्यू के बराबर है। अब इसको सेपरेट करें तो ये 4m 6m/4m अगर हम करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी अपने पास 3/2 और प्लस ये हो जाएगा 3/4m, ये वैल्यू के बराबर। तो यहाँ से हम k - 3/2 की वैल्यू 3/4m के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, m की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 1 और ये हो जाएगा आपके पास 4/3 है ना, 3/4 को उधर शिफ्ट करेंगे तो 4/3 मल्टीप्लाई विथ k - 3/2 है ना, ये 3/4 को उधर शिफ्ट करेंगे तो 4/3 k - 3/2 का रेसिप्रोकल, ये m की वैल्यू आ गई। तो और यहाँ पर हम h और रिलेशन लिखे, तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आ रही है अपने पास 3/4 मल्टीप्लाई विद, अब ये सिंपल कैलकुलेशन है, बस वहाँ से m की वैल्यू रिप्लेस करेंगे इसके अंदर और हमारे पास कैलकुलेट करके हमारे पास आंसर आ जाने वाला। तो यहाँ से m से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 2/m - 1/m²। अब यहाँ से 1 अपन क्या करते हैं कि m की वैल्यू रिप्लेस ना करके यहाँ से 1/m की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से 1/m की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल करेंगे तो 4/3 मल्टीप्लाई विथ k - 3/2। तो अगर ये वैल्यू रिप्लेस कर लेते हैं तो यहाँ से 4h/3 की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास ट्वाइस 1/m, 1/m मतलब 4/3 मल्टीप्लाई विथ k - 3/2 और माइनस ये 3/4 को उधर शिफ्ट कर दिया तो ट्वाइस 4/3 k माइनस और माइनस 1/m² और 1/m का स्क्वायर यानी 16/9 और मल्टीप्लाई विथ k - 3/2 का होल स्क्वायर। तो अब इस केस में ये हमारे पास इसको कैलकुलेट करें तो देखो 4/3 और ये 16/9 4/3 बचेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। चलो तो हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बचेगा, बचा है अपने पास h = ये 4/3 कैंसिल हो गया तो ये हमारे पास बन गया ट्वाइस k - 3/2 और -4/3 और k - 3/2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास फाइनली हो जाएगा h = और k - 3/2 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पर तो ये अपने पास बचेगा 2 - 4k/3 और 1k/3 k - 3/2 कॉमन चला गया होगा तो -4/3 प्लस ये आ जाएगा 2। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हम लोग h = ये हो जाएगा 2k - 3 होल डिवाइडेड बाई 2 और मल्टीप्लाई विद, और यहाँ पर ये हो जाएगा 4 तो 3 4 3 12 -4k और होल डिवाइडेड बाई 3। तो ये 3 2 6 इधर मल्टीप्लाई भेज देते हैं तो 6h और और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 12 2 24k माइनस का 8k² माइनस का 12 3 36 और प्लस का 4 3 12k। तो कुल मिलाकर ये हमारे पास आ जाएगा 6h = ये हो जाएगा 24k और 12k 36k और माइनस का 8k² और माइनस का 36। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अपने पास अगर इसको हम 2 से और डिवाइड करते हैं दोनों तरफ तो 3h = 18k - 4k² - 18 और इसमें hk की जगह अगर हम xy रिप्लेस कर दें तो ये इक्वेशन बन जाएगी अपने पास 4y² और प्लस का 3x माइनस का 18y और प्लस का 18 = 0। तो देखें किस ऑप्शन के साथ ये मैचिंग हो रही है। तो ये ऑप्शन मैचिंग हो रहा है 4y² फर्स्ट टर्म अपने पास प्लस 3x - 18y प्लस 3x - 18y। तो ये प्लस 3x - 18y अपने पास थर्ड ऑप्शन में और प्लस 18।
तो प्लस 18 इक्वल्स टू 0 ना। तो सिंपल है, बस केवल कैलकुलेशन वाला पार्ट था। अदरवाइज हम लोग ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर जैसे हम लोगों ने मिड पॉइंट निकाला, एच के कंसिडर किया, उसके बाद हमें एम एलिमिनेट करना था। तो इसकी कैलकुलेशन करने के बाद फाइनली हमारे पास आंसर आ रहा है इस तरीके से। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 एंड द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2y है ना। तो देखो कर्व जो है हमारे पास वो तो पैराबोला है, और एक लाइन है हमारे पास, और इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो कर्व अगर हम ड्रॉ करें तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay यानी कि अपवर्ड पैराबोला हो गया, और लाइन है हमारे पास, इसमें x इंटरसेप्ट 1 है और y इंटरसेप्ट -1 है। तो ये लाइन कुछ इस तरीके से जा रही होगी। अब इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालें, तो इस लाइन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1, और ये पैराबोला हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2y। हम क्या करते हैं, इस लाइन के पैरेलल लाइन यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं, एक पैरेलल लाइन, और इन दोनों पैरेलल लाइनों के बीच में डिस्टेंस हम फाइंड कर लेंगे। अब डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे तो पैरेलल लाइन है तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, 1 होगा। और पैराबोला एक्स स्क्वायर, देखो हम ये जानते हैं कि पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax के लिए टेंजेंट का इक्वेशन होता है y इज इक्वल्स टू mx प्लस a/, ये हम याद रखते हैं। स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन पैराबोला वाई स्क्वायर, पर ये जो फॉर्मेट है वो है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। तो इसके लिए जब हम टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं तो इसमें y की जगह x रिप्लेस कर दो, m की जगह 1/m, ये एक ट्रिक है, और x की जगह y और प्लस am। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू mx माइनस am स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम इस पैराबोला के लिए लिखें तो y इज इक्वल्स टू m की वैल्यू अपने पास क्या है 1x, और माइनस a की वैल्यू क्या है, तो ये 4a की वैल्यू 2 है, 4a की वैल्यू 2 है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास हाफ, तो a की वैल्यू हाफ, और m स्क्वायर तो m की वैल्यू 1 है। तो ये हमारे पास इसको टेंजेंट लाइन की इक्वेशन होगी। तो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल्स टू x माइनस हाफ, और इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है हमें y इज इक्वल्स टू x माइनस 1। अब इनके बीच में डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो हम दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट या परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो दो पैरेलल लाइनों के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए कांस्टेंट्स का डिफरेंस यानी कि हाफ, और अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि √2। तो इसका मतलब वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 1/2√2। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 1/2√2। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए लेट द लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड PQ ऑफ पैराबोला गिवन टू अस y स्क्वायर इक्वल्स टू 12x बी 15 यूनिट्स। इफ द डिस्टेंस ऑफ PQ फ्रॉम ओरिजिन इज p देन 10p स्क्वायर इज इक्वल्स टू। तो पैराबोला आपको y स्क्वायर इक्वल्स टू 12x राइट पैराबोला हो गया ये अपने पास, y स्क्वायर इक्वल्स टू 12x। अब इसकी लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड हमें गिवन है 15 यूनिट। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, फोकस से पास होने वाली जो कॉर्ड है उसकी लेंथ, और हमें ये पता है कि लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड का जो फॉर्मूला होता है, अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूँ, तो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड का फॉर्मूला होता है अपने पास, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड इज व्हाट 4a कॉसिक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर 4a की वैल्यू 12 हो गई, तो ये हो जाएगा 12 कॉसिक स्क्वायर थीटा। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 12 कॉसिक स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें क्या गिवन है 15। तो यहाँ से सीधा थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि कॉसिक स्क्वायर थीटा हो गया अपने पास क्या 15/12 मतलब 5/4। तो इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 4/5। अब हमसे ये बोला जा रहा है कि ये जो फोकल कॉर्ड है इसकी लेंथ तो हमें गिवन है। इफ द डिस्टेंस ऑफ PQ फ्रॉम ओरिजिन है ना, इस फोकल कॉर्ड की जो नाम दे रखा है वो है PQ, और इस PQ की जो ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो P है, ये वाला डिस्टेंस ये P है अपने पास। तो इस P की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो अब इस P को फाइंड करना है, तो अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। अच्छा ये फोकस होगा, और फोकस के कोऑर्डिनेट a,0, तो अगर ये 4a है तो a की वैल्यू 3,0 हो जाएगी। तो यानी कि ये वाली लेंथ 3 यूनिट हो गई अपने पास। अब ये 3 लेंथ हो गई, अपन को ये P फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम इस ट्राइंगल में OSM, इस ट्राइंगल में हम साइन थीटा यूटिलाइज कर लेते हैं। तो साइन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर यानी कि P और हाइपोटेनियस इज 3। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि P की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 3 साइन थीटा। तो इसलिए हमें फाइंड करना है 10p स्क्वायर। इसलिए 10p स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 10 और p स्क्वायर मतलब 9 और साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है अपने पास 4/5, 5 2 10, तो यह आ जाएगा आपके पास 72। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाने वाला है अपने पास 72। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी द 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन y + 5 = 0 and the mirror image of the parabola with respect to the line. Okay, if D is the distance between AB and A is the area of triangle SAB where S is the focus of parabola. Okay, तो फिर हमें A + D फाइंड करना है। ओके चलो, तो पैराबोला और एक लाइन के अंदर उसमें इमेज चल रही है उसकी।
तो पैराबोला है अपने पास वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, और पहले हम इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। इसका x इंटरसेप्ट -4, y इंटरसेप्ट -4, मतलब ये लाइन कुछ ऐसे जा रही होगी। इस लाइन की इक्वेशन होगी अपने पास x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0, और पैराबोला अपने पास है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, है ना। पैराबोला अपने पास है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। अब इसकी इमेज ले रहे हैं और उस इमेज ने इंटरसेक्ट किया इस लाइन को y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 को। तो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस 4 यानी कि ये वाला पॉइंट -4 रहा होगा, तो ये लाइन -5 y इक्वल्स टू -5 यहाँ रही होगी, y इक्वल्स टू -5। अब इस लाइन को इसकी इमेज ने इंटरसेक्ट किया, तो इसका इमेज कुछ हम ऐसा मान लेते हैं कि सपोज कुछ ऐसा बन रहा होगा। तो इसकी इमेज का जो इंटरसेक्शन है वो ए और बी पॉइंट्स हैं क्वेश्चन के हिसाब से, राइट ना। तो ए एंड बी आर द 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन of the line y plus 5 equals to 0 and the mirror image of parabola with respect to the line, है ना। अब if d denotes the distance between AB, तो ये a और b के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, और एक हमें ट्राइंगल SAB का एरिया फाइंड करना है जिसमें S इज द फोकस ऑफ पैराबोला। तो पैराबोला का फोकस क्या हो जाएगा, a,0 मतलब 1,0, और ट्राइंगल SAB का एरिया फाइंड करना है। तो चलो पहले ए और बी के बीच के डिस्टेंस फाइंड करने चलते हैं। मुझे ये तो क्लियर पता है कि ए और बी दोनों पॉइंट्स पर x कोऑर्डिनेट तो कुछ होंगे, अल्फा बीटा x1 y1 ऐसा कुछ मान लेते हैं, पर y कोऑर्डिनेट डेफिनेटली -5 होगा। ऐसे पॉइंट बी का भी x कोऑर्डिनेट x2 ले लेते हैं और y कोऑर्डिनेट -5 होगा। अच्छा, ये ए और बी पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस पर टारगेट करना है हमें, राइट ना। तो हम ये बोल रहे हैं कि ये जो पैराबोला बना है वो इस पैराबोला की इमेज है इस लाइन में, तो मतलब इस ए की जो इमेज आएगी इस लाइन के अंदर वो इस पैराबोला पे लाई कर रही होगी जो गिवन पैराबोला है। तो हम ए की इमेज निकाल लेते हैं इन द लाइन x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अच्छा, तो देखो x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0 हमारे पास एक लाइन है, और हम इमेज निकालना चाह रहे हैं पॉइंट ए x1, -5 की, पॉइंट ए x1, -5 की। तो इसकी इमेज निकालने के लिए मान लेते हैं कि जो इमेज पॉइंट है वो a डैश है, तो उसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं अल्फा, बीटा। तो हम ये जानते हैं कि इमेज पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, अल्फा -x1 अपॉन x कोफिशिएंट इक्वल्स टू बीटा -y1 यानी +5 अपॉन y कोफिशिएंट, और इक्वल्स टू -2 पावर ऑफ पॉइंट। तो पावर ऑफ पॉइंट रखेंगे तो x1 -5 + 4 यानी कि -1, और डिवाइडेड बाय a² + b² यानी कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -x1 + 1 और +x1। तो मतलब ये x1 से x1 कट गया, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, यानी पॉइंट a डैश जो आएगा उसका x कोऑर्डिनेट 1 होगा। अच्छा, पॉइंट a डैश अगर x कोऑर्डिनेट 1 होगा तो मतलब ये जो इमेज आ रहा है उसका x कोऑर्डिनेट 1 होगा, और x कोऑर्डिनेट 1 होगा तो y कोऑर्डिनेट हम इस पैराबोला से निकाल सकते हैं। तो y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इसमें x की जगह 1 रखेंगे तो y कोऑर्डिनेट अपने पास 2 और -2 आ जाएगा, तो ये -2 हो जाएगा, और ऐसे इसका जो इमेज आया होगा उसका जो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो 1,2 आ जाएगा। तो इसका मतलब इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो इनके बीच के डिस्टेंस के बराबर होगी। तो 1 -2 और 1 2 के बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है, 4, है ना। इसको हम a डैश बोल देते हैं, ये हमारे पास b डैश। तो डिस्टेंस बिटवीन a डैश एंड b डैश, डिस्टेंस बिटवीन a डैश एंड b डैश, ये अपने पास कितना आ रहा है, अपने पास 4 यूनिट आ रहा है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो d की वैल्यू आएगी वो भी अपने पास क्या हो जाएगी, 4 आ जाएगी। मतलब ए बी डिस्टेंस जो आएगी अपने पास, उस डिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपने पास 4 हो जाएगी। अब चलो हम एरिया फाइंड करने चलते हैं, और हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ऐसे भी चाहिए हमें। अब ऐसे भी ट्राइंगल अपने पास जो बन रहा है वो इस तरीके का है, देखो ये ए बी और आपके पास एस। अब इस ऐसे भी ट्राइंगल के अंदर जाएंगे तो ऐसे भी ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ऐसे भी अगर हम फाइंड करें तो हाफ इंटू बेस। अच्छा, बेस लेंथ तो ए बी के बराबर होगा विच इज 4, और हाइट अपने पास हो जाएगी इस एस से परपेंडिकुलर इस लाइन पर, और इस लाइन पर परपेंडिकुलर लेंथ कितनी आ जाएगी, 5 के बराबर आ जाएगी, तो इंटू 5। तो इसका मतलब ए की वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी, 10। और अगर ए की वैल्यू 10 हो गई, डी की वैल्यू अपने पास 4 आ गई, तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, ए प्लस डी। तो ए प्लस डी फाइनली क्या आ जाएगा, ए प्लस डी आ जाएगा अपने पास। ए की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास 10, और डी की वैल्यू 4 है, तो ए प्लस डी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को इजीली किया सकता है। अदरवाइज हम इमेज वगैरह ये सब इसके अंदर है डेटा, बट इस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो इस क्वेश्चन में द सम ऑफ फोकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P4,3 ऑन द हाइपरबोला इज गिवन टू अस, है ना। ये हाइपरबोला पर जो सम ऑफ फोकल डिस्टेंस है वो गिवन है हमारे पास। ये हाइपरबोला में पता है ट्रांसवर्स हाइपरबोला है। एक बार ड्रॉ करते हैं इसको, पिक्टोरियल व्यू कर लेते हैं, देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। तो ये हमारे पास ये इस तरीके का कोई हाइपरबोला रहा होगा, और इस पर एक पॉइंट है P4,3, है ना, P4,3। इफ द सम ऑफ फोकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4,3 ऑन द हाइपरबोला इज गिवन टू अस। तो यहाँ पर एक फोकस हम मान लेते हैं S, ये दूसरा फोकस हमारे पास S डैश।
तो इस एस पी और एस डैश पी का जो सम है वो हमें गिवन है कितना, 8√5/3। तो पहली बात तो ये कि ये पॉइंट इस हाइपरबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो वी कैन से कि 16/a² माइनस 9/b², इसकी वैल्यू 1 होगी। और दूसरा, अगर हम एस पी डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं तो हमें पता है कि जो एस पी डिस्टेंस होगा वो ई टाइम्स ऑफ एम पी के बराबर होगा, और एम पी मतलब इस लाइन की। तो अगर ये फोकस ए ई कॉमा 0 होता है तो हमें पता है कि इसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है x=a/e। ये दूसरा फोकस अगर माइनस ए ई कॉमा 0 होगा तो दूसरी डायरेक्ट्रिक्स होगी अपने पास x=-a/e। तो ये एस पी जो डिस्टेंस है वो एम ई टाइम्स ऑफ एम पी के बराबर होगा, ये एम। तो ई टाइम्स ऑफ एम पी अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो ई टाइम्स ऑफ एम पी निकालने के लिए क्या लेंथ आ जाएगी, ई टाइम्स ऑफ एम पी, और एम पी डिस्टेंस क्या हो जाएगी 4 - a/e। और एस डैश पी सिमिलरली क्या आ जाएगा, ई टाइम्स ऑफ एम डैश यानी 4 + a/e। सिमिलर कैलकुलेशंस। अब इन दोनों का सम, तो इन दोनों को ऐड करें तो एस पी प्लस एस डैश पी, ये अपने पास हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करें अगर हम एस और एस डैश को, तो ये इसमें से ई कॉमन आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 8 के बराबर आ गया। और ये वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किसके इक्वल गिवन है हमें, गिवन है हमें 8√5/3। 8√5/3। तो इट मीन्स हमें इसेंट्रिसिटी की वैल्यू गिवन है कि इसेंट्रिसिटी हो जाएगा अपने पास क्या, √5/3। तो इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट कर लिया। अब इसेंट्रिसिटी आ गई तो हमें पता है कि हमारे पास एक इक्वेशन ये भी है, और हम ये भी जानते हैं कि जो b² होता है उसमें ये a² e² -1 के इक्वल होता है हाइपरबोला। तो यहाँ से b² किसके इक्वल आ जाएगा, a² और e² -1 करूंगा तो ये आ जाएगा 2/3। तो यहाँ से अब a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, तो ये हो जाएगा 16/a² माइनस 9 और ये b² की जगह रिप्लेस करें तो 2a²/3, इसकी वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर 2a² एलसीएम लेंगे तो ये 2a² की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, एलसीएम लेंगे तो 32 - 27 यानी कि 5। तो a² की वैल्यू आ गई अपने पास 5/2। अब a² की वैल्यू आ गई तो हम b² भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से b² की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/2 रिप्लेस करेंगे तो 5/3। अब a² b² फाइंड कर लिया हम लोगों ने, मतलब हमारे पास हाइपरबोला की इक्वेशन आ गई कंप्लीटली। अब ये बोल रहा है कि फॉर हाइपरबोला द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज L। तो हम जानते हैं कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फॉर्मूला क्या होता है, L की वैल्यू क्या हो जाएगी 2b²/a। तो ये हो जाएगा 2 × 5/3/a, और a की वैल्यू हो जाएगी √5/2। ठीक है, तो ये आपके पास L आ गया। अब इस L के स्क्वायर का 9 टाइम्स करना है अपन को, 9L² फाइंड करना है। तो यहाँ से 9L² की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये 9 टाइम्स और L², तो L² करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 5/3 का स्क्वायर 25/9, और डिवाइडेड बाय, और ये √5/2 का स्क्वायर 5/2। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यार ये 9 इस 9 से कैंसिल हो जाएगा, इस 5 से अपन 25 को 5 टाइम्स कैंसिल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 4 20 × 2 यानी कि आ जाएगा 40। ये 9L² की वैल्यू आ गई। और साथ में और क्या पूछा है हमसे, वो 6m पूछ रहा है, जिसमें m क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ फोकल डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट P। अच्छा, फोकल डिस्टेंसेस का प्रोडक्ट, अच्छा इन दोनों का प्रोडक्ट। अच्छा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमें पता है कि SP × S', फोकल डिस्टेंसेस का प्रोडक्ट, ये हमें क्वेश्चन के हिसाब से m है ना। द प्रोडक्ट ऑफ फोकल डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट P इज m। तो इसको मल्टीप्लाई करें, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा E × E², और ये a + b और a - b मतलब a², तो यानी कि ये 16 और -a²/a²। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 16e² - a², 16e² - a²। तो e² की वैल्यू हमारे पास आ गई थी 5/3, तो ये हो जाएगा 16 × 5/3, और माइनस, और a² की वैल्यू थी अपने पास 5/2। अब इसको कैलकुलेट कर लें तो ये हमारे पास m की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो m की वैल्यू हो जाएगी 16 5 180/3 और -5/2। तो एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर, और हमें फाइंड क्या करना है एक बार ये देख लेते हैं। हमें फाइंड करना है 6m। तो 6m फाइंड करना है, तो यहाँ से 6m कितना आ जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 160, और माइनस यहाँ पर अपन 3 5 3 15, तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 145। और अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, है ना। क्वेश्चन के हिसाब से 9L² और 6m को ऐड करना है, तो ये 6m की वैल्यू है अपने पास, और 9L² की वैल्यू कितनी आती है अपने पास 40, और 40 और 145 को ऐड करेंगे तो ये अपने पास आंसर क्या आ जाएगा 185। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 185। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि लेट वन फोकस ऑफ हाइपरबोला इज गिवन टू अस √10, 0 एंड द करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स इज गिवन। तो हाइपरबोला का एक फोकस हमें गिवन है। अच्छा, ये हाइपरबोला अपने पास वापस से ट्रांसवर्स हाइपरबोला है ना, ट्रांसवर्स हाइपरबोला है, इसका एक फोकस, तो फोकस गिवन है तो मतलब AE की वैल्यू गिवन है √10, और उसकी करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, मतलब A/E की वैल्यू गिवन है हमें 9/√10। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो a² की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास 9,
यानी कि ए की वैल्यू क्या होगी अपने पास 3 और ए की वैल्यू 3 इसमें रख देते हैं तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास रूट ऑफ 10/3, रूट ऑफ 10/3। तो ये हमारे पास इसेंट्रिसिटी आ जाएगा। तो ये इनिशियली हमारे पास हाइपरबोला के अंदर ए की वैल्यू होगी और हम यहाँ से बी भी फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हम ये जानते हैं कि बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। तो ए स्क्वायर की वैल्यू 9 और ई स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास 10/9 -1 करेंगे मल्टीप्लाई तो ये 1/9 आएगा। तो बी स्क्वायर की फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास बी स्क्वायर आ जाएगी। तो हाइपरबोला की इक्वेशन क्या आ गई अपने पास, ये आ गई अपने पास एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर मतलब 9 और माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर मीनिंग 1 और इक्वल्स टू 1। अच्छा, ये हाइपरबोला की कंप्लीट इक्वेशन आ गई। अब इस केस में ई इज व्हाट, एसेंट्रिसिटी, वो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, और एल इज व्हाट, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम और निकाल लेते हैं। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है 2b स्क्वायर बाई ए, तो 2b स्क्वायर की वैल्यू 1 बाई ए की वैल्यू 3, तो एल की वैल्यू हो गई अपने पास 2/3। और अब इसमें कैलकुलेशन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ, है ना। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। 9 टाइम्स ऑफ ई स्क्वायर प्लस एल, तो ई स्क्वायर करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 10/9 और प्लस एल, और एल की वैल्यू कितनी है अपने पास 2/3। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 10 प्लस ये आपके पास 6, तो फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 16 आ जाएगी फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है कि लेट फोकाई ऑफ हाइपरबोला इज गिवन टू अस 114 1 - 12। अच्छा, फोकाई जो है 114 और 1 - 12 है। इट मीन्स ये जा रहा है कि 114 और 1 - 12 अगर फोकाई है, इट मीन्स ये हाइपरबोला आपके पास कौन सा हाइपरबोला रहा होगा, कॉन्जुगेट हाइपरबोला रहा होगा, है ना। 114 और 1 - 12 इसके फोकाई कोऑर्डिनेट, इसको एस बोल देते हैं, एस डैश हो गया। अच्छा, इन दोनों का जो मिड पॉइंट आएगा वो सेंटर हो जाएगा, तो मिड पॉइंट आ जाएगा 1,1 और यहाँ से हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस। ये हमारे पास एक्सिस आ गई और यहाँ पर हमारे पास अगर ये फोकस हो तो यहाँ एक डायरेक्ट्रिक्स रही होगी, इस तरीके से हाइपरबोला बन रहा होगा इसमें, यहाँ पर भी एक डायरेक्ट्रिक्स रही होगी और इधर एक हाइपरबोला बन रहा होगा। तो इस हाइपरबोला की इक्वेशन आ जाएगी, इस हाइपरबोला की इक्वेशन लिखें तो ये चूंकि कॉन्जुगेट हाइपरबोला तो इसकी इक्वेशन होगी y-1 का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर और इक्वल्स टू 1। अच्छा, अब यहाँ पर इट फिट इज पासेस थ्रू 16, तो 16 से पास हो रहा है तो हम लोग इसको 16 से सेटिस्फाई करवा देते हैं। तो 16 से सेटिस्फाई करवाएंगे तो 5 का स्क्वायर 25 बाई बी स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू तो आ गई अपने पास 25, तो बी तो हमें पता चल गया। अब ए और फाइंड करना। अब ए फाइंड करने के लिए इसने ये बोला है कि ये दोनों फोकस है, तो दोनों फोकाई के बीच की जो डिस्टेंस आएगी वो 2BE के इक्वल होगी। दोनों फोकाई के बीच के डिस्टेंस, क्योंकि हाइपरबोला कॉन्जुगेट है तो दोनों फोकाई के बीच का डिस्टेंस 2BE के इक्वल होगा, और 2BE कितना आ रहा है 26, तो BE की वैल्यू क्या हो गई 30। अच्छा, और B की वैल्यू क्या थी 5, तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी 13/5। अच्छा, इसेंट्रिसिटी आ गया। अब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम चाहिए। हम जानते हैं कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फॉर्मूला क्या होता है जब कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, तो ये होता है 2a² बाई बी। तो मतलब ये हो जाएगा 2 और a स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं b स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 1 और बाई बी, बी से b कैंसिल होगा। अब b की वैल्यू क्या है अपने पास 5, 5 2 10 और e स्क्वायर माइनस 1, तो e स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास 169/25 माइनस 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा 144/25। सॉल्व करेंगे तो ये 5 2 10 और 5, तो कुल मिलाकर ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 288/5। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि लेट एच बी द हाइपरबोला हुज फोकाई आर 1 + -√2, 0 एंड एसेंट्रिसिटी इज √2, द लेंथ ऑफ लेटस। सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है, सिमिलर इसी तरीके के क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे भी जाते हैं मेंस लेवल पर। तो हाइपरबोला में एच गिवन है और उसकी फोकाई गिवन है 1 + √2, 0 और 1 - √2। तो हाइपरबोला में फोकाई जो है वो आपके पास है 1 + √2 एक फोकस और दूसरा फोकस है 1 - √2 S डैश 1 - √2, 0। अच्छा, दोनों फोकाई का जो मिड पॉइंट आएगा वो सेंटर का काम करेगा, ये आ जाएगा 1, 0। अब ये सेंटर होगा तो ये अपनी ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगी और यहाँ ये कॉन्जुगेट एक्सिस आ जाएगी, और जब ये हाइपरबोला है तो इसके लिए यहाँ डायरेक्ट्रिक्स होंगी और इस तरीके से हाइपरबोलिक शेप बन रही होगी, है ना। इस तरीके से हाइपरबोलिक शेप बन रही होगी। अब हमें इसे की सेंट्रिसिटी √2 दे रखी है, सेंट्रिसिटी √2 गिवन है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होती है 2a या 2b, क्योंकि a और b सेम होता है इसके लिए। तो हमें 2a या 2b फाइंड आउट करना है। हमें पता है कि दोनों फोकाई के बीच का डिस्टेंस 2AE के बराबर होगा,
और 2AE, तो दोनों फोकाई के बीच का डिस्टेंस 2√2 आने वाला है। अच्छा, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू √2 है, तो ये √2 इंटू 2 से 2√2 कैंसिल हो जाएगा, तो ए की वैल्यू 1 आ जाएगी, और ए की वैल्यू 1 आ जाएगी तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन, इस तरीके से डील कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि लेट टी एंड सी रेस्पेक्टिवली बी द ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला, देन द एरिया ऑफ द रीजन अबव द पैराबोला, बिलो द ट्रांसवर्स एक्सिस एंड राइट टू द कॉन्जुगेट एक्सिस। चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस हाइपरबोला को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये गिवन है हमें 16x² माइनस वाई स्क्वायर प्लस 64x प्लस 4y प्लस 44 इक्वल टू 0। तो जब भी इस तरीके की फॉर्मेट में क्वेश्चन आ जाता है मेंस लेवल पर, तो हम सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। अब स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करें तो यहाँ से 16 कॉमन ले लेते हैं, और ये हमारे पास बचेगा x² प्लस 4x, और इसमें मैं अपनी तरफ से 4 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। इन दोनों की पेयरिंग करें तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस, और ये बन जाएगा y² माइनस 4y, और इसमें भी मैं अपनी तरफ से 4 ऐड और सब्ट्रैक्ट, और प्लस 44 और इक्वल्स टू 0। तो अब इससे क्या बेनिफिट मिला मुझे, तो मिला ये 16 इंटू ये बन गया आपके पास x+2 का होल स्क्वायर, और ये -4 इंटू 16 को हम आगे लिख लेंगे, और माइनस, और ये तीनों टर्म्स मिलकर हो जाएंगी y-2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस ऑफ -4 को फिर हम आगे, तो आगे क्या आ गया आपके पास 16 इंटू 4 64, और ये माइनस इंटू माइनस तो यानी +4 और प्लस 44 और इक्वल्स टू 0। तो कुल मिलाकर हमारे पास ये इक्वेशन आ गई 16 टाइम्स ऑफ x+2 का होल स्क्वायर माइनस y-2 का होल स्क्वायर और इक्वल्स टू, और ये माइनस करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 16, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्वांटिटी कितनी आ जाएगी 64 -4 -44, तो 16 बचेगा अपने पास। 16 से डिवाइड कर देते हैं, तो कुल मिलाकर ये इक्वेशन बन जाएगी अपने पास x+2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस y-2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 और इक्वल्स टू 1। तो सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना ली। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना ली तो इसकी ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस को हम एक बार डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि इसी पर बात चल रही है सारी की सारी, और हमें पता है कि ये हाइपरबोला अपने पास ट्रांसवर्स हाइपरबोला है। तो ट्रांसवर्स हाइपरबोला की जो ट्रांसवर्स एक्सिस होती है वो एक्स एक्सिस होती है, तो इसलिए ट्रांसवर्स एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस मतलब y=0, तो y=2 इज ट्रांसवर्स एक्सिस, और कॉन्जुगेट एक्सिस को इसने c से डिनोट किया है, तो c जो हो जाएगा अपने पास कॉन्जुगेट एक्सिस वो हो जाएगा x=-2। तो ये अपने पास ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस डिसाइड हो गई। अब ये इसके बाद इसने इस हाइपरबोला की इक्वेशन को तो छोड़ दिया, फिर इसके बाद ये पैराबोला पर आया है और फिर वहाँ से एरिया फाइंड करवा रहा है। तो चलो हम लोग एक बार इसको ड्रॉ कर लेते हैं, अब इस पैराबोला और इन दोनों एक्सिस को, क्योंकि वो फाइंड करवा रहा है हमसे एरिया ऑफ द रीजन अबव द पैराबोला बिलो ट्रांसवर्स एक्सिस राइट कॉन्जुगेट एक्सिस। चलो तो एक बार ड्रॉ करते हैं। देखो हमारे पास एक तो हमारे पास है y=2, तो y=2 अपने पास यहाँ कहीं होगा, एक अपने पास है x=-2, तो x=-2 यहाँ कहीं होगा, और एक अपने पास है पैराबोला x² = y+4। x² = y+4 मतलब जो पैराबोला की इक्वेशन है वो है x² = y+4, तो मतलब y = x² - 4, और इसको ड्रॉ करें तो x² अपवर्ड पैराबोला -4 यानी 4 यूनिट नीचे आएगा और यहाँ इससे पास हो रहा होगा। अच्छा, इनके कोऑर्डिनेट्स इस लाइन की इक्वेशन लिखें तो हमें पता है इस लाइन की इक्वेशन थी x = -2 और इस लाइन की इक्वेशन थी y = 2। अच्छा देखो x = -2 पर ये -2 रखने पर ये 0 बन रहा है, तो यानी जो पैराबोला बन रहा होगा वो इस पॉइंट से पास हो रहा होगा और इधर ये चल रहा होगा इस तरीके से, यानी इस तरीके से चल रहा होगा। तो हमें कौन सा एरिया फाइंड करना है, चलो अब उस पर चलते हैं। तो एरिया फाइंड करना है एरिया ऑफ द रीजन अबव पैराबोला बिलो ट्रांसवर्स एक्सिस बिलो y=2 राइट कॉन्जुगेट एक्सिस, मतलब ये वाला एरिया में फाइंड आउट करना है। अच्छा, इस एरिया को फाइंड करने के लिए हम जानते हैं कि एरिया फाइंड करना है कर्व बाउंडेड एरिया, तो इंटीग्रेशन से करेंगे। तो ये जो रिक्वायर्ड एरिया होने वाला है इंटीग्रेशन फ्रॉम x की लोअर लिमिट -2 और x की अपर लिमिट ये आएगी। अच्छा, ये x की अपर लिमिट निकालने के लिए पैराबोला पर y की वैल्यू 2 रिप्लेस कर देते हैं, तो y की वैल्यू 2 रिप्लेस करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी √6, तो इसका मतलब अपर बाउंड्री आ जाएगी √6, है ना। तो लोअर x टू अपर x, और अब इस केस में एरिया कैसे फाइंड करते हैं, बाउंडेड बाय 2 कर्व्स, अपर y माइनस लोअर y, तो अपर y कौन चल रहा है 2 और माइनस लोअर y मतलब ये पैराबोला, तो लोअर y मतलब -x² - 4 और इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो कुल मिलाकर ये एरिया हो गया अपने पास -2 से √6 और कुल मिलाकर ये हो गया 6 - x² का इंटीग्रेशन। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। तो हमें पता है कि इस एरिया को अगर हम फाइंड करेंगे तो ये एरिया अपने पास हो जाने वाला है। अब 6 - x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा 6x - x³ / 3 और इस पर लिमिट लगा देते हैं फ्रॉम -2 से √6। तो अब लिमिट रिप्लेस करें तो ये हो जाएगा अपने पास 6 √6 - √6 का क्यूब करेंगे तो 6 √6/3,
ये अपर लिमिट रिप्लेस कर दी, और माइनस, और लोअर लिमिट रखेंगे तो ये माइनस का 12, और -2 का क्यूब अपन करेंगे तो +8/3। तो ये अपने पास आ जाएगा 6√6 में से 6√6/3 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 6√6 कॉमन ले लेते हैं, और ये हो जाएगा 1 - 1/3 यानी 2/3, और माइनस, और ये अपने पास माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +12 -8/3 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर इसी तरीके के फॉर्मेट में आंसर होने चाहिए, देखो राइट है ना। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये 3 2 6, तो यानी कि ये आ जाएगा 2 2 4√6, और ये हो जाएगा 12 3 36 -8 करेंगे तो प्लस का 28/3। तो आंसर अपने पास मैच कर जाएगा 4√6 + 28/3, 4√6 + 28/3 मीन्स सेकंड ऑप्शन। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि लेट द फोकाई ऑफ अ हाइपरबोला कोइंसाइड विद द फोकाई ऑफ इलिप्स and the eccentricity of hyperbola is the reciprocal of eccentricity of ellipse if the length of transverse axis। तो मतलब फाइनली फिर हम हाइपरबोला की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, उसमें ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ अल्फा है और कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ बीटा है, तो फिर हमें ये फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली उसने हाइपरबोला की इक्वेशन को फाइंड करने के लिए उसने फर्स्टली बोला है कि हाइपरबोला की जो फोकाई है वो इलिप्स की फोकाई के साथ कोइंसाइड हो रही है। तो फर्स्टली हम इलिप्स की फोकाई काउंट कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं, और उसके लिए फर्स्टली इसेंट्रिसिटी फाइंड कर लेते हैं इलिप्स का। और हम ये जानते हैं कि इलिप्स के लिए जो बी स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर 1 - e स्क्वायर, है ना। ये सब रिलेशंस याद रखने होते हैं हम लोगों को। तो बी स्क्वायर अगर हम लिखें तो ये हमारे पास हो जाएगा 75 इक्वल्स टू ए स्क्वायर मीन्स 100 इंटू 1 - e स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम ई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 1/4 1 3/4 1 - 3/4 1/4। तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास 1/2 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स है। तो यानी कि इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, जैसा कि उसने बोला है कि इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज द रेसिप्रोकल ऑफ इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। तो हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब फोकाई फाइंड कर लेते हैं। तो हमें पता है कि फोकाई इलिप्स के लिए क्या होता है, ये आपके पास इलिप्स ओरिजेंटल इलिप्स है, और इस ओरिजेंटल इलिप्स के लिए फोकाई के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे +- AE, 0। तो मतलब ये हो जाएगा आपके पास +-, अच्छा ए की वैल्यू 10 है और इसेंट्रिसिटी जो है हाफ, तो +- 10 × ½ 5, 0। पर ये शिफ्टेड भी है x - 1/-1, तो यानी कि x - 1 की वैल्यू +-5 होगी और y - 1 की वैल्यू 0 होगी। तो यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 + 5 यानी 6, 1 - 5 यानी कि -4, और y की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो मतलब जो फोकाई आ गया अपने पास एलिप्स के दोनों फोकाई, तो पहला फोकाई आ गया एलिप्स का 6,1 और दूसरा फोकाई आ गया अपने पास -4,1। अच्छा दोनों फोकाई आ गया। अच्छा ये एलिप्स के फोकाई है तो ये हाइपरबोला के भी फोकाई है क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि हाइपरबोला के फोकाई कोइंसाइड कर रहे हैं विद द फोकाई ऑफ एलिप्स, और हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी हमारे पास आ ही चुकी है। तो फिर अगर ये फोकाई ऑफ हाइपरबोला है तो इसका मतलब हाइपरबोला आपके पास के जो फोकाई अगर हम इनको ड्रॉ करें तो ये 6,1 और ये -4,1, तो मतलब ये आपके पास क्या होगी ट्रांसवर्स एक्सिस होगी, और इनका जो मिड पॉइंट आएगा ये -6,1 और -4,1, तो इसका मिड पॉइंट आ जाएगा 1,1। ये आपके पास क्या हो जाएगा कॉन्जुगेट एक्सिस हो जाएगा। तो ये 1,1 होगी आपके पास, यहाँ पर ये 6,1 है और ये अपने पास -4,1। तो हाइपरबोला का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब हाइपरबोला अपने पास अगर ये कॉन्जुगेट एक्सिस है तो यहाँ पर लेटस रेक्टम डायरेक्ट्रिक्स आ रही होंगी, और ये इस तरीके से हाइपरबोला ड्रॉ हो रहा होगा। तो हाइपरबोला होगा ट्रांसवर्स हाइपरबोला। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y - 1 का होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर -x - 1 होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर और इज इक्वल्स टू 1। ये इस तरीके की इक्वेशन हो जाएगी जिसमें इन दोनों फोकाई के बीच का जो डिस्टेंस होगा, है ना, इन दोनों फोकाई के बीच का जो डिस्टेंस होगा। अच्छा ये जो हाइपरबोला बन रहा है अपने पास वो ट्रांसवर्स है, सॉरी, और ट्रांसवर्स हाइपरबोला है, तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो हो जाएगी अपने पास, वो बन जाएगी अपने पास x - 1 का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y - 1 का होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर और इक्वल्स टू 1। जो इक्वेशन हमने लिखी थी वो अपने पास कॉन्जुगेट हाइपरबोला की थी, ये ट्रांसवर्स हाइपरबोला की इक्वेशन हो जाएगी। अच्छा इन दोनों फोकाई के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 2AE के बराबर होगा। तो 2AE की वैल्यू हमें गिवन है अपने पास क्या 6 - -4 यानी कि 10। तो यानी कि AE की वैल्यू अपने पास 5 होगी, AE की वैल्यू क्या होगी अपने पास 5। अच्छा हम ये जानते हैं कि हाइपरबोला के लिए जो b स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है a स्क्वायर e स्क्वायर -1। तो मतलब ये हो जाएगा कि b स्क्वायर इक्वल्स टू AE का होल स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर। अच्छा इसेंट्रिसिटी की वैल्यू हमें पता ही है, इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला हमने भी फाइंड आउट करी है कि इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज 2। तो अगर हम इसमें रिप्लेस कर दें तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि b स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 - 1 3a स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, और AE की वैल्यू 5 है।
तो अगर हम ए की वैल्यू 5 इसमें रिप्लेस कर दें तो बी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 25 माइनस ए स्क्वायर। तो मतलब यहाँ से अगर हम बी स्क्वायर की जगह 3a स्क्वायर यहाँ रिप्लेस कर दें तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी, तो 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस ए स्क्वायर। तो मतलब यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 25/4 और ए स्क्वायर की वैल्यू 25/4 इसमें रिप्लेस कर देते हैं तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 25/4 का ट्रिपल करेंगे तो 75/4। बस अब ये हो गया अपने पास, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गए तो इसका मतलब हमारे पास ट्रांसवर्स एक्सेस की लेंथ आ गई और कॉन्जुगेट एक्सेस की लेंथ आ गई, क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रांसवर्स एक्सेस का लेंथ कितना होता है 2a और कॉन्जुगेट एक्सेस का लेंथ क्या होता है 2b। तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई है ना, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2a। तो 2a मतलब ये आपके पास a की वैल्यू 5/2 है तो 2a हो जाएगा 5 और बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2b और b की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे तो 2 और ये हो जाएगा रूट ऑफ 75/4, मतलब ये रूट 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये रूट 75 हो जाएगा। अब इस अल्फा और बीटा की वैल्यूज को हम यहाँ रिप्लेस कर देते हैं क्वेश्चन के अंदर तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर है ना। तो अब अल्फा और बीटा की वैल्यूज हम यहाँ रिप्लेस कर देते हैं। तो अल्फा की वैल्यू क्या है अपने पास 5 का स्क्वायर 25 का ट्रिपल करेंगे तो 75 और प्लस 2 बीटा स्क्वायर और बीटा की वैल्यू रूट 75 का स्क्वायर करेंगे तो 75 का डबल करेंगे तो 150 और इनको ऐड करेंगे तो फाइनल आंसर अपने पास क्या आ जाएगा 225। तो इसका इस तरीके से इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि लेट द फोकाई ऑफ एलिप्स एंड हाइपरबोला इज कोइंसाइड। सेम क्वेश्चन प्रीवियस टाइप का है ना, दोनों के जो फोकाई हैं वो कोइंसाइड कर रही है। देन द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ हाइपरबोला, इस बार लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पूछा गया। फोकाई ऑफ एलिप्स जो है वो इसकी हाइपरबोला की फोकाई से कोइंसाइड कर रही है। तो पहले सिमिलरली जैसी कैलकुलेशन में लास्ट क्वेश्चन में करी है उसी तरीके से हम इसकी फोकाई निकाल लेते हैं। तो फोकाई फाइंड करने के लिए पहले सेंट्रिसिटी फाइंड करें और ये एलिप्स अपने पास हॉरिजॉन्टल है तो हम ये लिखेंगे कि 7 = 16 × 1 - e स्क्वायर। तो यहाँ से अपन इस ई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें तो ये 7/16 तो ये 1 - 7/16 कुल मिलाकर ये आ जाएगा 9/16। तो सेंट्रिसिटी की वैल्यू आ जाएगी इस क्वेश्चन में 3/4 सेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स। अच्छा इसके अंदर फोकाई के कोऑर्डिनेट और निकाल लेते हैं। तो हमें पता है कि फोकाई के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके अंदर फोकाई क्या होने वाले हैं ±AE, 0। अब इसमें ए की वैल्यू 4 है तो ±AE, 0 रिप्लेस करेंगे तो 4 × 3, 0 आ जाएगा। और ये जो फोकाई हैं ये हाइपरबोला की फोकाई हो जाएंगे। अच्छा हाइपरबोला की फोकाई हो जाएंगे तो हमारे पास हाइपरबोला का इक्वेशन क्या गिवन है हमें x² डिवाइडेड बाय 144। अच्छा इस 25 से डिवाइड कर देते हैं तो 144/25 और -y² अपॉन α/25 और ये वैल्यू 1, ये हमारे पास हाइपरबोला का इक्वेशन है। हमें चाहिए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ हाइपरबोला। तो अगर हमारे पास अल्फा आ गया किसी भी तरीके की कैलकुलेशन से तो हमारे पास लेटस रेक्टम आ जाएगा। अच्छा हम इसकी भी फोकाई फाइंड आउट कर लेते हैं और हमें पता है कि यार ये x² अपॉन a² - y² अपॉन b² = 1 फॉर्मेट है। तो यानी कि ये हाइपरबोला अपने पास ट्रांसवर्स हाइपरबोला होगा और इसकी फोकाई अगर हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो इसकी फोकाई से मैच करवाएंगे है ना। तो इसकी फोकाई अगर हम फाइंड आउट करें तो यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए हम ये बोलने वाले हैं कि यार ये अपने पास a² हो गया, ये अपने पास b² हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एसेंट्रिसिटी पर टारगेट करते हैं और एसेंट्रिसिटी पर टारगेट करें तो हम ये बोलने वाले हैं कि b² किसके इक्वल होगा a² e² - 1। तो b² मीन्स α/25 = a² मीन्स 144/25 और इंटू e² - 1। अच्छा ये ±3, 0 जो है वो इसकी फोकाई है हाइपरबोला की और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 2ae वो अपने पास 6 के इक्वल होगा और हाइपरबोला की भी जो फोकाई होंगी वो 2ae होगा। तो 2ae की वैल्यू 6 है तो यानी कि ae की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी हाइपरबोला के लिए। अब ae की वैल्यू 3 हो जाएगी तो हम ये बोल सकते हैं कि जो α/25 है ये 25 से 25 कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 144 e² - 1 है ना। तो यहाँ से e की वैल्यू क्या रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग 3/a। तो ये e की वैल्यू 3/a रिप्लेस कर देते हैं तो अल्फा = 144 और e की वैल्यू 3/a और a तो हमें पता है कि a की वैल्यू क्या है अपने पास 12/5। तो e की वैल्यू 3/a तो 3/a यानी 3/12/5 का स्क्वायर -1। तो ये हो जाएगा आपके पास 144 मल्टीप्लाई विद, अब ये हो जाएगा 5 × 3 = 15, 15 का स्क्वायर 225/144 -1। तो ये देखो फाइनली हमारे पास अल्फा की कैलकुलेशन हो जाएगी 225 - 144 और ये 225 - 144 करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 81। तो अल्फा की वैल्यू अपने पास आ गई 81। अब अल्फा की वैल्यू 81 आ गई तो हमारे पास हाइपरबोला की इक्वेशन है कि इसको एक बार वापस से रीराइट कर लेते हैं हाइपरबोला की इक्वेशन को। तो हाइपरबोला की इक्वेशन होगी x² अपॉन 144/25
माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अल्फा बाय 25, मतलब 81/25 और इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास हाइपरबोला। अब इसका लेटस रेक्टम फाइंड आउट करना है, तो हम जानते हैं कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है, 2b² a। तो मतलब ये हो जाएगा 2b² मतलब 81/25 और बाय a, और a मीन्स क्या हो जाएगा अपने पास, इसका रूट ले लेते हैं तो ये 12/5। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 5 5 और ये अपने कैंसिल हो जाएगा, तो इस वजह से ये आ जाएगा आपके पास 2 × 81 डिवाइडेड बाय 12 × 5। अब ये 3 4 और ये आपके पास 27 और यहाँ से 2 से 2 टाइम्स, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 27/10। तो ये हमारे पास लेटस रेक्टम की लेंथ आ जाएगी 27/10। तो आंसर विल बी फोर्थ ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन ऑन द नॉर्मल टू द कर्व। अब ये जो कर्व है, अगर हम इस कर्व को ध्यान से देखें तो ये अपने पास हो गया पेयर ऑफ लाइन का इक्वेशन है पासिंग थ्रू ऑरिजिन, है ना। इसके फैक्टर कर लें तो हमें पता है कि -3 लाना है, तो ये +3 -1, तो मतलब इसके फैक्टर हो जाएंगे अपने पास x - y मल्टीप्लाई विद x + 3y इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर अगर हम करें तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे x - y और x + 3y इक्वल्स टू 0। अब इस केस में हमारे पास यानी कि ये दो लाइनें अपने पास पासिंग थ्रू ऑरिजिन, एक तो y = x लाइन हो जाएगी और एक लाइन हो जाएगी y = -x/3 मतलब ऑब्ट्यूज एंगल वाली लाइन हो जाएगी। ये y = x हो गई और ये y = -1/3x। इस तरीके से दो लाइनें हमारे पास आ जाएंगी। द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन, ऑरिजिन से परपेंडिकुलर लेंथ हमें फाइंड करना ऑन द नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट 2 2। अच्छा ये पॉइंट 2 2 हमें पता है इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो यहाँ पर कहीं होगा पॉइंट 2 2। अब इस पॉइंट 2 2 पर जो नॉर्मल आएगा वो इस लाइन के परपेंडिकुलर आएगा और इस पर ऑरिजिन से परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर तो यही रहेगा, नॉर्मल है तो यानी कि ये लेंथ हमें फाइंड करनी है ऑरिजिन और 2 2 के बीच का, और ऑरिजिन और 2 2 के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। तो चलिए इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ इलिप्स इज 4। इस इलिप्स की लेटस रेक्टम की लेंथ हमें 4 गिवन है और L इज द लेंथ ऑफ इट्स मेजर एक्सिस, तो लैम्बडा प्लस L हमें फाइंड करना है। और मैं भी आपको बोल ही रहा था कि इस तरीके की इक्वेशन जब भी आ जाती है हम लोग पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं इस इलिप्स की इक्वेशन को। तो देखो x² + 4y प्लस ये गिवन है हमें, तो हम इसको लिख लेते हैं x² + 2x + 4y² + 8y और माइनस लैम्बडा और इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको, इसमें 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये बन जाएगा आपके पास x + 1 का होल स्क्वायर -1 प्लस इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा y² + 2y, इसमें भी 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और माइनस लैम्बडा और इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन फाइनली हमारे पास बन जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ y + 1 का होल स्क्वायर और ये आपके पास -4 और ये -1 तो माइनस लैम्बडा, तो माइनस लैम्बडा + 5 और इक्वल्स टू 0। तो इस केस में इक्वेशन आ जाएगी अपने पास x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ y + 1 का होल स्क्वायर और इक्वल्स टू लैम्बडा + 5। अब इस लैम्बडा + 5 से डिवाइड कर देते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास x + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्बडा + 5 प्लस y + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्बडा + 5/4, इस 4 को डिनोमिनेटर में लिया रहा हूँ और इक्वल्स टू 1। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया x² / a² + y² / b² इक्वल्स टू 1। ये इलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया। अब इस इलिप्स के लिए जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है वो हमें गिवन है 4, तो हम इसका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम फाइंड कर लेते हैं और हमें पता है कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है 2b² / a, तो ये हो जाएगा 2b², तो b² अपने पास है लैम्बडा + 5/4 बाय a और a की वैल्यू अपने पास हो जाएगी ये √ लैम्बडा + 5। भाई ये a² होता है ना, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी √ लैम्बडा + 5। अब इसकी कैलकुलेशन करें तो ये 2 से अपने पास 4 2 टाइम्स, ये √ लैम्बडा + 5 √ लैम्बडा + 5 टाइम्स कट जाएगा, तो यहाँ से जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आ जाएगा वो आ जाएगा √ लैम्बडा + 5/2 और ये वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से हमें गिवन है 4। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि लैम्बडा + 5 कितना हो गया, ये 4 2 से 8 स्क्वायर 64, तो मतलब लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 59। चलिए तो लैम्बडा तो आ गया हमारे पास, अब हमें L और फाइंड करना है और L इज़ व्हाट इट्स लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। अच्छा मेजर एक्सिस तो लैम्बडा की वैल्यू कितनी है अपने पास 59, तो यानी कि ये 64 बन रहा होगा और ये 64/4 यानी कि मेजर एक्सिस तो यही होगा। तो मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होती है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ये होती है अपने पास 2a। अब ये 2a होती है तो यार ये अपने पास a² है, तो a² कितना आ रहा है 59 + 5 यानी कि 64, तो a कितना हो जाएगा अपने पास 8 यानी कि ये बन जाएगा अपने पास 16।
तो मेजर एक्सिस की लेंथ हो गई 16 अपने पास, यानी कि ये अपने पास वैल्यू किसकी आ गई, एल की, है ना। मेजर एक्सिस की लेंथ अपने पास एल है, तो एल की वैल्यू 16 हो गई और लैम्बडा की वैल्यू अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं 59, तो दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, तो 59 + 16, तो ये ऐड करके अपने पास आंसर आ जाएगा 85। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि टेंजेंट इज ड्रॉन टू एलिप्स एट 3√3 cos थीटा sin थीटा वेयर थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई/2, देन द वैल्यू ऑफ थीटा सच दैट द सम ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन एक्सिस, इंटरसेप्ट्स ऑन एक्सिस मेड बाय दिस टेंजेंट इज मिनिमम, है ना। उस सम ऑफ इंटरसेप्ट्स को मुझे मिनिमाइज करना है। तो पहले हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन इस पॉइंट पर लिख लेते हैं, और ये पॉइंट हमें पता है इस लाइन की, इस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एलिप्स की इक्वेशन को। तो टेंजेंट का इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम लोग, x/a cos थीटा प्लस y/b sin थीटा और इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x/3√3 cos थीटा और प्लस y/b यानी 1 sin थीटा और इज इक्वल टू 1। अब इसमें ये जो लाइन है, ये जो टेंजेंट आ रही है, ये टेंजेंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही होगी, तो एक्स इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं। अच्छा, एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए इसमें y0 पुट कर दें, तो y0 पुट करेंगे तो ये एक्स इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा, 3√3 sec थीटा। और y इंटरसेप्ट क्या आने वाला है देखो, तो y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x0 इसमें प्लेस कर देते हैं, x0 रखेंगे तो ये आ जाएगा क्या, cosec थीटा। और इन दोनों इंटरसेप्ट्स का जो सम है, तो इस सम ऑफ इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√3 sec थीटा प्लस cosec थीटा। और इस सम को हमें थीटा की वो वैल्यू फाइंड करनी है ताकि ये सम जो हो जाए मिनिमाइज हो जाए। तो इस सम को मिनिमाइज करना है, तो इसको हम फंक्शन ऑफ थीटा की तरह डील कर लेते हैं। अब इसको मिनिमाइज करने पर टारगेट करते हैं। तो फाइनली एफ थीटा क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया अपने पास 3√3 sec थीटा प्लस cosec थीटा। अब इसको मिनिमाइज करना है तो इसको डिफरेंशिएट कर दें, अब डैश थीटा, तो ये आ जाएगा 3√3 और sec थीटा का डिफरेंशिएशन sec थीटा tan थीटा और प्लस cosec थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस cosec थीटा cot थीटा। और इसको कर देते हैं किसके इक्वल 0 के, मिनिमाइजेशन पॉइंट ऑफ मिनिमम मैक्सिमा फाइंड करना है। तो इस केस में हम ये बोल सकते हैं कि ये 3√3 और sec थीटा tan थीटा को sin cos में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा और इक्वल टू, और इसको साइड ले जाते हैं, शिफ्ट कर देते हैं, तो cosec और cot को भी sin cos में कन्वर्ट करें तो ये 1/sin cos अपॉन sin यानी cos थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा। कुल मिला के क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से sin क्यूब अपॉन cos क्यूब tan क्यूब थीटा की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 1/3√3। तो यानी कि tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 1/√3, और tan थीटा की वैल्यू 1/√3 आ गई, तो किस एंगल पर ये tan थीटा 1/√3 होगा, ये अपने पास हो जाएगा π/6 पर। तो इसलिए इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या जाने वाला है, मिनिमम वैल्यू के लिए थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास π/6 हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि लेट द टेंजेंट्स एट द पॉइंट्स P एंड Q ऑन द एलिप्स मीट एट द पॉइंट R। If S is the focus of ellipse on its negative major axis, तो SP² और SQ² को evaluate करना है ना। टेंजेंट्स एट P एंड Q ऑन एलिप्स, पहले एलिप्स को ड्रॉ कर लेते हैं। इस केस में हमें पता है कि देखो इस एलिप्स में A स्मॉलर है, B ग्रेटर है, तो इसका मतलब ये एलिप्स वर्टिकल एलिप्स रहा होगा, और वर्टिकल एलिप्स रहा होगा तो इस तरीके से इसका डायग्राम बना होगा। देखो अब इस तरीके का डायग्राम रहा होगा, तो ये वाला पॉइंट अपने पास √2, 0 रहा होगा, और ये पॉइंट रहा होगा अपने पास 0, 2। लेट द टेंजेंट्स एट P एंड Q ऑन एलिप्स मीट एट द पॉइंट R √2, है ना। तो √2, 2√2 - 2 पर मीटिंग हो रही है, तो मतलब एक टेंजेंट तो इस √2 पर ड्रॉ की गई होगी, तभी तो ये पॉइंट R यहाँ आएगा। और दूसरी टेंजेंट इस 2 पर तो नहीं होगी, क्योंकि फिर तो √2, 2 आता, ये √2, 2√2 - 2 है, तो यहाँ कहीं कोई टेंजेंट रही होगी दूसरी। और ये पॉइंट अपना R बना होगा, इस R के कोऑर्डिनेट है √2, 2√2 - 2। तो लेट ए सपोज ये वाला पॉइंट तो P है सपोज, है ना, ये एक पॉइंट तो फिक्स हो गया P, और Q हमारे पास ये वाला पॉइंट रहा। अब इस Q को फाइंड करना है हमें, और इस तरीके से फिर हमें फाइंड क्या करना है, और S क्या है अपने पास, फोकस ऑन ऑफ एलिप्स नेगेटिव मेजर एक्सिस, तो फोकस मतलब ये, तो ये वाले कोऑर्डिनेट होंगे -AE, 0 -AE, 0, राइट ना। तो हम पहले सेंट्रिसिटी फाइंड कर लेते हैं। तो हमें पता है कि सेंट्रिसिटी लिखने के लिए इसमें क्या करेंगे, A² = B², 1 - E²। तो A² अपने पास 2 = 4, 1 - E²। तो यहाँ से E² की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/4, 1 - 2/4 यानी कि हाफ। तो सेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√2, है ना। तो इसलिए जो S' है, यानी दूसरा जो फोकस है जिसको S बोला जा रहा है यहाँ पर, उस S के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -AE। अच्छा, A की वैल्यू कितनी है अपने पास, √2, है ना। इस S के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे। अच्छा, ये जो एलिप्स है अपने पास वो वर्टिकल है, तो इसलिए वर्टिकल एलिप्स में जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उन कोऑर्डिनेट्स को हम लोग लिखते हैं बाय
0 कॉमा वर्टिकल एलिप्स है, उसमें जो कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं हम लोग फोकस के, उसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 कॉमा माइनस बी, है ना। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 कॉमा माइनस बी ई। अच्छा, बी की वैल्यू क्या अपने पास 2 और ई की वैल्यू 1/√2 है, तो ये आ जाएगा -√2। तो फोकस के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे अपने पास 0 कॉमा -√2, राइट ना। तो फोकस कोऑर्डिनेट 0 कॉमा -√2 हो गए। अब एक एस पी स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एस पी स्क्वायर तो इजीली कैलकुलेट हो गया, √2 का स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर 2, मतलब एस पी स्क्वायर तो 4 आ गया अपने पास। अब एस क्यू स्क्वायर निकालने के लिए क्यू के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। अच्छा, क्यू के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अगर मैं पी और क्यू को ज्वाइन करूं तो ये फोकल कॉर्ड बनेगी इस आर के रेस्पेक्ट में, इस एलिप्स की। और हमें पता है फोकल कॉर्ड के इक्वेशन क्या होती है ना। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन क्या होती है, टी = 0। तो टी = 0 लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हैं x(x1/2) और प्लस, और वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हैं y(y1/4) और = 1। और यहाँ पर x1 y1 की जगह हम ये पॉइंट रिप्लेस कर देते हैं। तो ये हमारे पास पॉइंट रिप्लेस करने के बाद हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, x/√2 और प्लस y, और y1 क्या है अपने पास 2√2 - 2, तो वो 2 काट देते हैं, तो y/2 इंटू √2 - 1 और = 1। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई किसकी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की। अब ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन इसके ऊपर कट कर रही है इस एलिप्स, तो इसको एलिप्स के साथ सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, एलिप्स के साथ सॉल्व करें तो एलिप्स का इक्वेशन क्या है हमारे पास, x²/2 प्लस y²/4 = 1। तो यहाँ से x/√2 की वैल्यू इसमें रिप्लेस कर देते हैं। तो x/√2 की वैल्यू क्या हो गई, 1 माइनस y/2 इंटू √2 - 1। अब ये प्योर थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा, तो x/√2 की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं। तो इसका स्क्वायरिंग कर देते हैं बहुत साइड, तो x²/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस y²/4 मल्टीप्लाई विद √2 - 1 का होल स्क्वायर, और -2 भी करूँगा तो -√2 1 - 1 टाइम्स y। और अब ये वाली वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं। तो इसलिए फाइनली क्या बोल पाएंगे, 1 माइनस y²/4 इज इक्वल्स टू 1 प्लस y²/4 मल्टीप्लाई विद √2 - 1 का होल स्क्वायर और -√2 - 1 इंटू वाई। अच्छा, ये 1 से 1 कैंसिल कर देते हैं, एक एक y सबका कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास ये कांस्टेंट टर्म रह गई होगी, तो इस क्वांटिटी को हम लोग राइट साइड में शिफ्ट कर लेते हैं और इस √2 - 1 को इधर ले आते हैं। तो √2 - 1 को इधर लेंगे तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा प्लस √2 - 1, और राइट साइड में आ जाएगा y/4 कॉमन आ जाएगा, और हमारे पास बचेगा क्या, ये तो √2 - 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर लें तो ये हो जाएगा 2 + 1 3 - 2 √2, और ये उस साइड क्या होगा तो +1। तो कुल मिलाकर y की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, 4 टाइम्स ऑफ √2 - 1 और डिवाइडेड बाय, और ये आपके पास हो गया 4 - 2 √2, जिसमें से 4 टाइम्स ऑफ √2 - 1 इसको एज इट इज़ रहने दें। तो यहाँ से 2 √2 कॉमन ले लें अगर हम लोग, तो ये हमारे पास बचेगा √2 - 1। तो ये √2 - 1 से √2 - 1, 2 √2 से 4 √2 टाइम्स, तो यानी कि y कोऑर्डिनेट अपने पास क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। यानी पॉइंट Q का y कोऑर्डिनेट क्या है अपने पास, √2 है, ये हमें पता चल गया। अच्छा, पॉइंट Q का y कोऑर्डिनेट अगर √2 है तो हम x कोऑर्डिनेट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। y की वैल्यू यहाँ √2 रिप्लेस कर देते हैं, तो √2 का स्क्वायर 2/4 1/2, 1 में से हाफ माइनस करेंगे हाफ, तो x स्क्वायर की वैल्यू 1 आ रही है, तो x की वैल्यू +-1, पर ये पॉइंट फर्स्ट में तो 1, √2। तो पॉइंट Q की xy कोऑर्डिनेट आ गया, तो इसलिए अब SQ² क्या आ जाने वाला है, तो SQ² फाइंड करें तो फोकस से डिस्टेंस तो ये आ जाएगा 1 और प्लस √2 - -√2 यानी 2 √2 का स्क्वायर यानी कि 8, तो मतलब SQ² आ जाएगा 9। अब SP² अपने पास 4 है, SQ² अपने पास 9 है, तो इसलिए SP² प्लस SQ² का सम हमारे पास आ जाएगा 30, है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि इफ द नॉर्मल एट एन एंड ऑफ अ लैटिस रेक्टम ऑफ एन एलिप्स पासेस थ्रू एन एक्सट्रीमिटी ऑफ द माइनर एक्सिस, मतलब कोई भी एलिप्स हम मान लेते हैं इसमें अब तो लेट अस सपोज कि कोई एलिप्स है अपने पास x² प्लस y² = 1, और ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स ही कंसीडर कर लेते हैं, या किसी भी एलिप्स के लिए हम इस बात को जस्टिफाई कर सकते हैं, क्योंकि जो रिलेशन है वो एवरी एलिप्स पर वैलिड होगा, कोई पर्टिकुलर एलिप्स स्पेसिफाई नहीं कर रखा है हमें। तो अब ये एलिप्स है और इसके लैटिस रेक्टम नॉर्मल एट एन एंड ऑफ लैटिस रेक्टम, है ना। तो कोई भी एक लैटिस रेक्टम ले लेते हैं और उसका कोई एक एंड पॉइंट, तो ये AE, B², और इस पॉइंट पर नॉर्मल की इक्वेशन हम जानते हैं कि किसी भी पॉइंट पर नॉर्मल की इक्वेशन, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पॉइंट फॉर्म क्या होता है अपने पास, A² x/x1 माइनस B² y/y1 इक्वल्स टू A² माइनस B²। तो यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं, तो ये A² x/x1 का मतलब AE माइनस B² y/y1 का मतलब B² A और इक्वल्स टू A² माइनस B²
अब ये बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ से ए कैंसिल कर देते हैं, तो ये आ जाएगा अपने पास ए एक्स बाई ई माइनस ए वाई और इक्वस टू, और यहाँ पर ए स्क्वायर और माइनस, और बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर रिप्लेस कर देते हैं। तो यानी कि यहाँ से ए कॉमन ले लें अगर हम, तो हमारे पास बचेगा एक्स आई बाई ई माइनस वाई, और यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लें तो 1 माइनस ई स्क्वायर, मतलब ये ई स्क्वायर बचेगा। तो ये ए से ए कैंसिल कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा कुछ रिलेशन। अब ये बोल रहा है कि ये पासेस थ्रू द एक्सट्रीमिटी ऑफ माइनर एक्सेस। अच्छा, माइनर एक्सेस का तो यहाँ पर जब नॉर्मल ड्रॉ किया गया होगा हम लोगों ने, तो ये इस एक्सट्रीमिटी से पास हो रहा है। अब ये एक्सट्रीमिटी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, माइनस बी, तो मतलब ये 0, माइनस बी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो चलो 0, माइनस बी से इसको सेटिस्फाई करवा देते हैं। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स बाई ई माइनस वाई इज इक्वल्स टू, और ये हो जाएगा ए ई स्क्वायर, और यहाँ पर हम इसको सेटिस्फाई करवा देते हैं 0, माइनस बी से। तो इसमें 0, माइनस बी रखेंगे तो ये बी इज इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर हो गया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि सेंट्रिसिटी इन चारों ऑप्शन में से किस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगी, तो हमें उसमें से ए और बी को एलिमिनेट करना है, तो हम इसमें स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड। तो बी स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ई की पावर 4, और इसमें बी स्क्वायर की जगह पर क्या प्लेस कर सकते हैं, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर और इक्वल्स टू ए स्क्वायर ई की पावर 4। तो ये ए स्क्वायर कट जाएगा, तो रिलेशन क्या आ जाएगा, ई की पावर 4 प्लस ई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ई की पावर 4 प्लस ई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, मतलब फोर्थ ऑप्शन विल बी इट्स आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 4, 3 एंड द पॉइंट्स ऑन द एलिप्स। अच्छा, पहले इस एलिप्स को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, ये ओरिजेंटल एलिप्स है, मीन्स तो इस पर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं 2 cos थीटा कोमा √2 sin थीटा, है ना, इस पर लाई करने वाले। अब इस पॉइंट, किसी भी पॉइंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट 4, 3 से ज्वाइन कर रहे हैं और उस ज्वाइनिंग के मिड पॉइंट का लोकस फाइंड आउट कर रहे हैं। तो पहले ज्वाइनिंग का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। तो वो मिड पॉइंट क्या आ जाएगा, 2 cos थीटा प्लस 4/2 और √2 sin थीटा प्लस 3/2, और इसका लोकस निकालना है तो हम इसको h के कंसिडर कर लेते हैं। मान लेते हैं ये h हो गया और ये k हो गया। तो वी हैव टू से कि 2h माइनस 4/2 cos थीटा के बराबर होगा, और वी हैव टू से कि 2k माइनस 3/√2 ये अपने पास sin थीटा के बराबर होगा। अब हम यहाँ पर लोकस निकालना चाह रहे हैं, तो लोकस का मतलब होता है हमेशा h के में रिलेशन, ताकि h और k के अलावा और कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ना हो। तो हम इस थीटा को एलिमिनेट करना चाहते हैं यहाँ पर, और थीटा को एलिमिनेट करने के लिए दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से cos थीटा क्या आ गया अपने पास, h-2, और sin थीटा को तो एज इट इज रख देते हैं। तो sin थीटा अपने पास हो गया 2k माइनस 3/√2। अब इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। तो ये इक्वेशन बन जाएगी h-2 का होल स्क्वायर प्लस 2k माइनस 3 का होल स्क्वायर और बाई√2 का स्क्वायर 2 और इज इक्वल टू 1। अब इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ k 1 बनाने के लिए। तो ये हो जाएगा, और लोकस लिखने के लिए hk की जगह xy रिप्लेस कर देते हैं। तो ये इक्वेशन हो जाएगी x-2 का होल स्क्वायर प्लस, है ना भाई, लोकस लिखना होता है तो hk की जगह xy रिप्लेस कर देते हैं। तो x-2 का होल स्क्वायर, और इसमें से 2 स्क्वायर कॉमन आएगा बाहर, तो ये y-3/2 का होल स्क्वायर। अच्छा, 2 स्क्वायर बाहर आएगा तो 4, और ये 2 से कैंसिल होगा तो यहाँ पर हाफ आ जाएगा और इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास आ गया एलिप्स का इक्वेशन, है ना। तो ये बोल रहा है कि द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ऑफ जॉइनिंग ऑफ दिस पॉइंट्स इज आल्सो एन एलिप्स जिसकी सेंट्रिसिटी। अब इसकी सेंट्रिसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमें पता है कि यार ये एलिप्स भी ओरिजेंटल एलिप्स है, इसमें बी कम है, ए ज़्यादा है, ओरिजेंटल एलिप्स है। तो सेंट्रिसिटी निकालने के लिए हम बोलेंगे कि बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो बी स्क्वायर यानी कि हाफ इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर की वैल्यू 1 इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो यहाँ से ई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस हाफ यानी कि हाफ। तो सेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√2। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ना ग्रुप ऑफ 100% 75 स्पीक इंग्लिश 40 स्पीक हिंदी, है ना। तो ये तो सेट थ्योरी से रिलेटेड कुछ इनिशियल डेटा है, फिर उसके बाद उसको इस तरीके के इक्वेशन में यूटिलाइज कर रहा है जो कि एलिप्स का इक्वेशन है। तो 75 इंग्लिश और हिंदी, 75 स्पीक इंग्लिश 40 स्पीक हिंदी, ईच पर्सन स्पीक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेज। तो 100% में से सब कोई ना कोई लैंग्वेज बोल रहे हैं। तो 100, तो नंबर ऑफ ए इंग्लिश यूनियन हिंदी will be equals to number of English plus number of हिंदी माइनस नंबर ऑफ इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी। ये फॉर्मूला हम यूटिलाइज कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ इंग्लिश यूनियन हिंदी तो ये 100 हो गया, इक्वल्स टू ये आपके पास 75 प्लस 40 माइनस नंबर ऑफ इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी। तो नंबर ऑफ इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपके पास आ जाएगी 15 कैलकुलेट करके। तो यानी कि इस पोर्शन में 15 पर्सन्स हैं
और टोटल 75 इंग्लिश वाले हैं तो इधर 60 बचेंगे, और हिंदी में 40 जो है स्पीकर थे तो इसलिए 40 माइनस 15 यानी कि 25। तो ओनली हिंदी वाले 25 हो जाएंगे, ओनली इंग्लिश वाले 60 जाएंगे। तो अब ये बोल रहे हैं कि द नंबर ऑफ पर्सन हु स्पीक ओनली इंग्लिश इज ए, तो यानी कि ए की वैल्यू 60 हो गई, और द नंबर ऑफ पर्सन हु स्पीक ओनली हिंदी इज बी, तो बी की वैल्यू क्या होगी अपने पास 25 हो गई। तो ये ए और बी अपने पास आ गया। अब ये ए और बी आ गया तो फिर ये बोल रहा है कि देन द एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स, इस एलिप्स की एसेंट्रिसिटी। तो पहले इस एलिप्स को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन हमें दे रखा है 25 टाइम्स हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, तो ये इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर और इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर इस 25 को डिवीजन में भेज देते हैं, तो ये इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बाय 25 प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बाय 25 और इक्वल्स टू 1। तो ये हमारे पास एलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्मेट आ गया। अब इसकी एसेंट्रिसिटी पर टारगेट करना है। अब एसेंट्रिसिटी निकालने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि ए और बी में से कौन ज़्यादा है पहले। तो हमें पता है ए ग्रेटर है, और ए ग्रेटर है तो ऑब्वियसली ये एलिप्स जो होगा वो हॉरिजॉन्टल एलिप्स होगा, और हॉरिजॉन्टल एलिप्स होगा तो हम बोलेंगे कि बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो यहाँ पर बी स्क्वायर की जगह ये वैल्यू रिप्लेस करेंगे, यानी बी स्क्वायर बाय 25 इक्वल्स टू ए स्क्वायर की जगह ये वैल्यू रिप्लेस करेंगे, मतलब ए स्क्वायर बाय 25 इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ये 25 तो कैंसिल हो जाएगा। अब ये वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं। तो बी की वैल्यू क्या थी अपने पास 25, ए की वैल्यू 60 थी। तो यहाँ से 25 का स्क्वायर बाय 60 का स्क्वायर विल भी क्या 1 माइनस ई स्क्वायर। तो यहाँ से ई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस 25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 60 का स्क्वायर। एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पर 60 स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 60 प्लस 25 85, और 60 माइनस 25 करेंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा 35। तो इसलिए एसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका रूट ले लेते हैं। अब 85 में से 5 बाहर निकाल लेते हैं, 35 में से भी 5 बाहर निकाल लेते हैं, तो 5 तो बाहर आ जाएगा, और रूट के अंदर क्या हो जाएगा 17 इंटू 7 यानी कि 119, और डिवाइडेड बाय, और इसका रूट ले लेंगे तो 60। अच्छा ये 5 से 60 कैंसिल होगा 12 टाइम्स, तो एसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट 119 बाय 12। तो देखें किस ऑप्शन से मैच हो रहा है। तो ये अपना थर्ड ऑप्शन इसका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बोल रहे हैं कि द लाइन x इक्वल्स टू 8 इज द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द एलिप्स विद द करस्पॉन्डिंग फोकस इज 2,0 है ना। x इक्वल्स टू 8 इज द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द एलिप्स। अच्छा ये एलिप्स का जो डायरेक्ट्रिक्स है वो x इक्वल्स टू 8 हो गया, और फोकस हो गया 2,0 पर। अच्छा फोकस 2,0 पर हो गया तो इसका मतलब एलिप्स हॉरिजॉन्टल हो गया, फोकस हो गया 2,0 पर, डायरेक्ट्रिक्स हो गई x इक्वल्स टू 8। तो the line x equals to 8 is the directrix of ellipse with the corresponding focus 2,0 if the tangent to E at the point P in the first quadrant। तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पहले हम लोग क्या करते हैं, फोकस हमें दे रखा है 2,0, तो हमें पता है कि AE की वैल्यू हो गई 2 और डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है 8, इसका मतलब A बाई E की वैल्यू हो गई 8। मल्टीप्लाई कर लें दोनों को तो यहाँ से हमारे पास A स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 16 और A की वैल्यू 4 आ गई, इसका मतलब यहाँ से, और A की वैल्यू 4 इसमें रिप्लेस कर देते हैं तो एसेंट्रिसिटी की वैल्यू आ गई हाफ, और एसेंट्रिसिटी आ गया तो बी स्क्वायर भी कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, तो बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो इसका मतलब ये ए स्क्वायर यानी कि 16 और 1 माइनस और ई स्क्वायर यानी कि 1/4, तो ये 1 माइनस 1/4 3/4, तो यानी कि ये आपके पास आ जाएगा 12। तो इसका मतलब एलिप्स का इक्वेशन क्या हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर यानी कि 16 और प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर यानी कि 12 और इक्वल्स टू 1। ये अपने पास एलिप्स का इक्वेशन आ गया। तो ये फर्स्ट जो स्टेटमेंट है यहाँ तक तो वो एलिप्स का इक्वेशन हमसे फाइंड करवा रहा है। अब ये बोल रहा है कि द टेंजेंट टू ई एट द पॉइंट पी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट पी है और इस पर जो टेंजेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं वो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट पासेस थ्रू द पॉइंट 0, तो मान लेते हैं कि पॉइंट पी x1/1। तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा x(1) अपॉन 16 प्लस y(1) अपॉन 12 इक्वल्स टू 1। भाई टेंजेंट का इक्वेशन लिखते हैं बाय t इक्वल्स टू 0। तो ये टेंजेंट का इक्वेशन। अब ये जो टेंजेंट हम जा रहे हैं वो पास हो रही है थ्रू द पॉइंट, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करवाएंगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर y की वैल्यू 4√3 रखेंगे तो y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 12/4√3। तो मतलब ये कैंसिल करेंगे तो ये √3 आ जाएगा। तो इसका मतलब पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा √3। अच्छा y कोऑर्डिनेट अगर √3 आ गया तो x कोऑर्डिनेट हम यहाँ से फाइंड कर ही लेंगे। तो यहाँ से x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, तो यहाँ से x कोऑर्डिनेट आ जाएगा अपने पास x²/16 प्लस, अच्छा y कोऑर्डिनेट √3 का स्क्वायर 3/12 करेंगे तो 1/4 और 1 माइनस 1/4, तो यहाँ 1/4 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से x²/16 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/4, ये 4 जो 16, तो x² की वैल्यू क्या होगी 12, तो x की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस √12, तो प्लस माइनस √12 यानी कि 2√3। तो यानी कि ये x कोऑर्डिनेट आ गया आपके पास 2√3।
तो यानी कि ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब ये जो टेंजेंट है ये इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस को एट Q, तो अब ये टेंजेंट का इक्वेशन है ना, तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि अब ये टेंजेंट जो हम ड्रॉ कर रहे हैं इस टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेते हैं। ये जो टेंजेंट है वो इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस को एट Q, तो वो फिर PQ डिस्टेंस हमसे पूछी जा रही है। तो इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस को, तो पहले हम टेंजेंट का इक्वेशन लिख लेते हैं इस पॉइंट पर, और ये इस इक्वेशन में x1 y1 की वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x इंटू x1, और x1 की वैल्यू कितनी है 2√3 बाय 16 प्लस y इंटू y1, y इंटू y1, y1 की वैल्यू कितनी है अपने पास √3 बाय 12 और इस इक्वल टू 1। ये अपने पास टेंजेंट का इक्वेशन आ गया। अब तो Q के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें पता है कि Q x एक्सिस पर है तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो इसमें y की वैल्यू 0 प्लेस कर देते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, पुट y इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 बाय 2√3, मतलब ये आ जाएगा अपने पास 8/√3। तो इसका मतलब पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 8/√3, 0, और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारे पास 2√3, 3, 2√3, √3, 2√3। अब ये PQ का स्क्वायर हमें फाइंड कर लेना है, तो हमें फाइंड करना है 3PQ का होल स्क्वायर, मतलब हमें फाइंड करना है 9 टाइम्स ऑफ PQ स्क्वायर। अच्छा 9 टाइम्स ऑफ PQ स्क्वायर तो 9, और PQ स्क्वायर निकालेंगे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि 8/√3 माइनस 2√3 होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 3 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हमारे पास, तो ये हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ, ये आपके पास √3 एलसीएम ले लेते हैं तो √3 का स्क्वायर 3, और ये √3 इंटू √3 3 2 6, और 8 माइनस 6 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 3, तो ये हो जाएगा 3 3 9 प्लस 4, तो ये 9 टाइम्स ऑफ 9 प्लस 4 13/3, ये 3 से 9 3 टाइम्स तो 13 इंटू 3, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा अपने पास इस क्वेश्चन का 13 है। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 13 है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ द पॉइंट P ऑन द कर्व 4x² प्लस y स्क्वायर 5y² इक्वल्स टू 20 इज फार्थेस्ट फ्रॉम द पॉइंट 0, -4 देन PQ स्क्वायर इक्वल्स टू। तो कर्व जो हमें गिवन है उस कर्व की इक्वेशन को अगर हम देखें तो ये कर्व हमें गिवन है एलिप्स का, तो इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्मेट में लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, तो ये हो जाएगा x²/5 प्लस y²/4 इज इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास एलिप्स, और ये एलिप्स हमारे पास कौन सा एलिप्स हॉरिजॉन्टल, तो ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है तो कुछ इस तरीके का बन रहा होगा, और इसमें जो एंड पॉइंट्स आ रहे होंगे वर्टिसेस के, तो ये आ रहा होगा √5, 0, ये आपके पास -√5, 0, ये आपके पास 0, -2, और ये आपका आ रहा हो 0, 2, और एक पॉइंट है हमारे पास 0, -4, वो यहाँ कहीं होगा 0, -4। अब हमसे पूछा जा रहा है कि P इज द पॉइंट ऑन द कर्व विच इज फार्थेस्ट फ्रॉम द पॉइंट Q, है ना, इस Q से फार्थेस्ट, तो ये Q से फार्थेस्ट पॉइंट जो है वो हमेशा ये वाला पॉइंट रहता है, तो यानी ये वाले पॉइंट होगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट P हो गए अपने पास, है ना। अब इस P और Q के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर चाहिए, तो P और Q के बीच के डिस्टेंस तो ये 2 है और ये -4 है, तो ये 6 हो जाएगा, तो PQ डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, और PQ का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो एक सिंपल क्वेश्चन इस तरीके से। तो चलिए हम लोगों ने इस तरीके से ये क्वेश्चंस हमने डिस्कस करें, आपको शायद इसका कुछ बेनिफिट मिलेगा डेफिनेटली। चलिए थैंक यू।